गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो पोलराइजेशन में मॉलस लॉ था ना, उस पे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ट्रायल किया है क्या अभी तक? यस सर, स्क्रीन चला जा रहा है। वेट, वापस आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम पोलराइजर पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको एक्चुअली एक और जो पार्ट है क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, उसमें अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे, या फिर वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत थ्योरी का ही पार्ट है, बट मैं उसे न्यूमेरिकल की तरह डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो वो इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन सर, वो वेव प्लेट्स में कब कौन सा सर्कुलर में बन जाता है, कौन सा हाँ, वही आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए कि अगर आपके पास यानी इफ a rays incident on the polarizer plate is given by first ऐसा is equal to E naught I cap and J cap, और यहाँ पे e to the power iota kz minus omega t। दूसरा is equal to E naught and then x cap और iota y cap e to the power iota kz minus omega t। Third is equal to E naught root 2 sin kz minus omega t plus pi x cap E naught 2 या यहाँ पे root 3 by 2 E naught sin kz minus omega t y cap is equal to E naught और इसमें sin kz minus omega t I cap plus E naught cos kz minus omega t j cap। Find the emergent intensity each case। यहाँ एक एज्यूम कर लीजिए, जगह यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। Assume that polarizer have pass axis along the x-axis। ओके, क्वेश्चन सारा लिख लीजिए।
क्योंकि आपको अगर दिक्कत होगा तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होगा पोलराइजर वाले में। अदरवाइज इधर तो मॉलस लॉ आप यूज करना जानते हैं, आप आराम से उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आप फंसेंगे तो ये चार क्रुशियल है। अगर इसके आंसर आपको पता है इसका मतलब ठीक है, पोलराइजर वाले सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे। और पोलराइजेशन वाले चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछता है। तो और पोलराइजेशन में जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स होंगे या तो ये इससे यानी पोलराइजर वाले प्लेट से, या हाफ वे प्लेट या फुल वे प्लेट, इस दोनों पे ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अदरवाइज तीसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपको ये पता यानी पूछेगा ये सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा, तो वो तो क्वाइट इजी था ये बताना कि कुछ सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा। यहाँ बस आपको दिक्कत हो सकती है एक ये और फिर एक हाफ वे प्लेट फुल वे प्लेट पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले का मुझे बताइए, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, सारा समझ में आ गया, एक एक पार्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, मैंने कहा कि एक पोलराइजर है, राइट, और पोलराइजर पे ये अगर वेव सब फॉल करता है तो यानी इमर्जेंट इंटेंसिटी क्या होगा, और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जो इमर्जेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा और क्या बन के निकलेगा। जैसे पहला वाला पार्ट अगर हम करते हैं फर्स्ट, वैसे क्या बन के निकलेगा ये सबको क्लियर है क्या कि क्या बन के निकलेगा? लीनियरली पोलराइज्ड। हाँ, कुछ भी फॉल करे अब, यानी अगर ये पोलराइजर पे फॉल कर रहा है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? लीनियरली। और मैंने क्या कहा कि पास एक्सिस किधर है पोलराइजर का? एक्स एक्सिस। इसका मतलब किधर से वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा, किस डायरेक्शन में? एक्स की एक्स एक्सिस ना, तो इमर्जेंट क्या होगा ये यानी क्लियर है, किधर वाइब्रेट करता जाएगा यानी किधर पोलराइज होगा, तो वो क्लियर है, जिधर पोलराइज यानी पोलराइजेशन एक्सिस होंगे उधर होगा। बस अब बात रह रही कि इंटेंसिटी क्या होगा उसका, राइट। सो पहले वाला पार्ट, पहले वाला में मुझे बताइए इंटेंसिटी कितना होगा पहले वाले पार्ट में? पहले वाले पार्ट में इंटेंसिटी बताइए कितना होगा सर, ई नॉट। अच्छा, वो एम्पलीट्यूड हो सकता है। नॉट बाय 2 सर 2 ई नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स और वाई, और ये अभी आपका ऑप्टिकल एक्सिस इधर है यानी पास एक्सिस इस डायरेक्शन में है, राइट। और आपका वेव किधर फॉल कर रहा था? वेव का यानी किधर पोलराइजेशन है? मॉलस लॉ अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा जो वेव फॉल कर रहा है उसका यानी पोलराइजेशन किधर है और फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, राइट। सो अभी जो वेव फॉल कर रहा था वो मुझे बताइए, यानी कैसा वेव, यानी कौन सा वेव था, यानी लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, और उसका फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी थी? सर 45 डिग्रीज बना के फॉल कर रहा है। जैसे हमने कहा इंसिडेंट वेव हमारा ई नॉट और फिर यहाँ पे था आई कैप प्लस जे कैप, और फिर यहाँ पे मुझे शायद एक्सपोनेंशियल हमने लिया था, तो एक्सपोनेंशियल, और फिर ये ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये सारे दोनों वेव जो है वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यानी जेड डायरेक्शन है, और दोनों की यानी एक का वाइब्रेशन एक्स की तरफ है, दूसरा का वाइब्रेशन वाई की तरफ है। यानी इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले का वाइब्रेशन किधर, तो एक्स की तरफ यानी इधर, यानी ऐसा, और एक्स की तरफ कितना एम्पलीट्यूड है, एक्स की तरफ ई नॉट, ई नॉट, वाई की तरफ कितना एम्पलीट्यूड है, ई नॉट। इसका मतलब नेट एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, नेट एम्पलीट्यूड जो इस पे फॉल कर रहा है वो कितना है, टू ई नॉट, राइट। सो ऐसा आप उसको कह सकते हैं। मुझे बताइए कि जब फाइनल फॉल करेगा वो फाइनल जो इसमें से इमर्जेंट होगा वो किधर होगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? एक्स एक्सिस की ओर होगा सर, ई रे। और इंटेंसिटी कितना? सर इससे तो आई नॉट बाय 2 होगा, 45 डिग्री पे हो रहा है तो। ओके, देखिए या तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज कीजिए या फिर आप इसका सिंपल बता सकते हैं। यानी अगर एक y के तरफ है और एक x के तरफ है, कौन सरवाइव करेगा और कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? अगर पोलराइजर है तो, अगर ये पोलराइजर है तो कौन सा सरवाइव करेगा, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन सरवाइव कर जाएगा, एक्स वाला सरवाइव करेगा क्योंकि यानी एक्स ऑप्टिकल एक्सिस है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला भी क्या बन के जाएगा,
ओ रे बन के जाए तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब जो इमरजेंट लाइट होगी वो फिर क्या होगी, सिर्फ ई नॉट होगी, और इमरजेंट लाइट सिर्फ ई नॉट होगी, यानी ये ऐसे वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। तो इंसिडेंट की एनर्जी एक्स के तरफ ई नॉट थी, वाई के तरफ ई नॉट थी, इसका मतलब नेट इंटेंसिटी जो इसका था वो 2 रूट, यानी नेट इंटेंसिटी कितना, एम्पलीट्यूड कितना था इसका, ई नॉट रूट 2 ना। डायरेक्शन कितना था ये, नेट की डायरेक्शन कितनी थी, यानी एक्स के साथ 45। ये सबको क्लियर है ना कि एक्स के साथ 45 बनाएगा। क्योंकि आप अगर tan फाई की बात करें, यहाँ tan फाई, तो tan फाई क्या होगा, यहाँ पे ई वाई बाई ई एक्स, और ई वाई बाई ई एक्स ऑलमोस्ट सेम चीज है। जैसे ई वाई की बात करें तो कितना है, ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, और ई एक्स की बात करें तो ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये सेम है, इसका मतलब ये 1 होगा। इसका मतलब फाई कितना, तो 45। तो ये फाई की जो वैल्यू होगी वो 45 होगी। इंसिडेंट का पोलराइजेशन 45 था। तो या तो इसे मैथमेटिक्स से कीजिए, या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये इजी से हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे जब कभी ये फॉल करेगा तो ई रे पास होगा, यानी इमरजेंट रे, ये जो रेज होंगे वो ई रेज होंगे, और ओ रे जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। और ई रे पास होगा तो इसकी एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आई जो होगा, या तो एग्जैक्ट अगर वैल्यू आप कहें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी ई नॉट हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं आई अल्फा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ई नॉट स्क्वायर, ऐसे जहां पे अल्फा की वैल्यू एग्जैक्ट अगर कहें आप तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चों लोग? यस सर। ओके, मैथमेटिक्स से अगर करना चाहें तो फिर इसको हम कैसे करते हैं, मॉलस लॉ अगर अप्लाई करते तो कैसे करते हैं? अगर रूट 2 ई apply नॉट है तो आई नॉट होगा हाँ। 2 ई नॉट स्क्वायर, और फिर 45 डिग्रीज बना रहा है तो आई मॉलस लॉ नॉट अगर cos अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड से, तो हम ऐसे लिखते हैं कि इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी होता है आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या आई और अल्फा, और एम्पलीट्यूड जो है वो यानी ई नॉट रूट 2 और इसका स्क्वायर। इसका मतलब फिर कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फा और ये ई नॉट का स्क्वायर, या फिर आप इसे 2 आई नॉट कह सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 आई नॉट, जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हमने क्या रखा है, अल्फा ई नॉट स्क्वायर, ठीक। इंटेंसिटी ये हो जाएगी। अब फाई कितना था, यानी इंसिडेंट पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन ये 45 था। इसका मतलब मॉलस लॉ क्या कहता है, यूजिंग मॉलस लॉ आई इक्वल टू आई नॉट, और फिर यहाँ पे cos स्क्वायर फाई, आई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई नॉट, और फिर cos स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 45, और फिर हम लिख सकते हैं 2 आई नॉट 1/√2 का स्क्वायर, सो फिर ये जस्ट आई नॉट, राइट। या अगर हम यानी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कहें तो आई नॉट को भी हमने क्या माना है, तो अल्फा ई नॉट को आई माना है, तो अल्फा ई नॉट स्क्वायर, ऐसा। ये दोनों तरीके से सेम आ रहा है क्या बच्चों लोग, कोई डाउट है इसमें, पहले वाले प्रोसेस और दूसरे वाले में? पहले हमने फिजिक्स से कहा कि पोलराइजर में होता क्या है, तो ओ रे ब्लॉक हो जाती है, ई रे निकलता है, तो ई रे निकल गया, इसका मतलब जस्ट ई नॉट वाला पार्ट पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो इसलिए इसकी एम्पलीट्यूड ई नॉट रहा, इंटेंसिटी ये, या फिर अल्फा ई नॉट स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। मॉलस लॉ से अगर यूज करें तो हमें पता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी, तो हाफ अल्फा ई नॉट स्क्वायर, या फिर ऐसा करके ये 2 ई नॉट स्क्वायर हो जाएंगे, या 2 आई नॉट हो जाएगा, और फिर वहां पे एंगल उसका 45 था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ये अल्फा ई नॉट स्क्वायर आ गया। इस दोनों में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, दोनों प्रोसेस में। बस ओके, सो होगा क्या कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपका यानी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैथमेटिक्स से बहुत आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, आप उसे इजी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे बताइए, फर्स्ट कहा क्या, सेकंड वाला सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, आई नॉट बाय 2। कौन सा ये? हाँ सर, वो दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। हाँ, सेकेंड लाइट जो है वो कौन सा लाइट है, सर्कुलरली पोलराइज है, तो सेकेंड को हम ऐसे कह सकते हैं। पीछे भी हमने एक बार डिस्कस किया था सेकेंड वाले लाइट को,
यहाँ पे e की वैल्यू यानी ex की अगर हम कहें तो ऐसा है e नॉट e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा t dx कैप है। ey की वैल्यू हमने कहा है तो ये आयोटा और e नॉट e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा t y कैप है। और मुझे यहाँ पे बताइए कि आयोटा इक्वल टू पहले भी हमने कहा था कितना होता है, आयोटा इक्वल टू e टू द पावर पाई बाई 2। इसका मतलब ई वाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसे तो आप लिख सकते हैं यानी ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ आप इसे ई पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा की जगह, और फिर ये आपका हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा और के जेड माइनस ओमेगा टी पाई बाई 2। तो आपका यानी ये आपका इंसिडेंट वेव है। अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो या आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसे क्या कीजिए कि उसे कॉन्सेप्ट से इसका आंसर फाइनल बता दीजिए, या इसे सॉल्व कीजिए। मुझे बताइए कि क्या आप इसका बता सकते हैं इमर्जेंट इंटेंसिटी कितना होगा, एक्स के तरफ वाई की तरफ। आपको लग रहा है कि ये अभी भी ब्लॉक हो जाएगा ये वाला पार्ट? यस सर, पाई बाई 2 बना रहा है एंगल। हाँ, ये जो पार्ट है वाई वाला पार्ट, राइट, ये जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है ये अभी भी आपको लग रहा है ना ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो ओ रे बन जाएगा। पोलराइजर पे जब अगर फॉल करेगा तो ये ओ रे बन जाएगा ना, ओ रे बन जाएगा तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, वो एक्स वाला ना, एक्स वाला निकलेगा। इसका मतलब सिर्फ आपके पास इंटेंसिटी जो होगी वो वही होगा जो पहले था, पहले जो आंसर आया था। हम ऐसा कह सकते हैं इसका एज वाई कंपोनेंट आप या उसे कह सकते हैं ओ रे will be blocked therefore only x component will emerge out, that is e rays only। इसलिए अभी भी इसका आंसर जो होगा वो वही होगा। हाँ कहिए सर, एंगल पाई बाई 2 कैसे आ रहा है सर, समझा नहीं सर। ये आयोटा यहाँ पे था, ये आयोटा, यस सर। तो आयोटा को हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर i पाई बाई 2, क्योंकि आपको पता है ये वाले फॉर्मूले में ये कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, और फिर ये 0 प्लस आयोटा, क्योंकि ये यानी sin पाई बाई 2 1 देता है। तो हम आयोटा इक्वल टू e टू द पावर i पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो आयोटा था इसका मतलब यहाँ के जगह हम इसे e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या तो आयोटा लिखें या e टू द पावर पाई बाई 2 लिखें, दोनों सेम चीज होता है यस ना। तो वहां से हम लिखें, राइट। सो ये सर्कुलर रहा तो भी वही हुआ, क्योंकि एक पार्ट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, और ठीक इसका भी आंसर सेम आएंगे। सर इधर वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखिए तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा। यहाँ इसका एम्पलीट्यूड, हाँ सर, उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है ना, तो इसका भी एम्पलीट्यूड वही हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएंगे। सर कैसे आप इसका इंटेंसिटी अगर देखें तो, क्योंकि इसका वैसे चीजें जो होगी वो वेरी करेगी, राइट। सर्कुलर या इलिप्टिकल में अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तब तो सर्कुलर में वेरी करेगा। बट अगर आप इसका यानी इंटेंसिटी देखें तो इंटेंसिटी आप कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, एक्स की इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, वाई की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अभी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो ये आपस में इंटरफेयर करेंगे क्या अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो? नहीं, जस्ट सुपरपोज करेगा। सुपरपोज करेगा तो मैंने आपको पहले कहा था ना कि अगर यानी वाइब्रेशन एक्स और वाई में अलग अलग है तो इंटेंसिटी जस्ट एडेड ऑन हो जाएंगे, तो वाई का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स का बचेगा, तो इसका सिर्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बचेगा। सर और वो जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है उसका उसका एम्पलीट्यूड कितना है टोटल? ई नॉट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट होगा तो उसकी वैल्यू जो होंगे वो ई नॉट होगा, ई नॉट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग i इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर तो हाफ डायरेक्टली लेस, दोनों का अलग अलग करके ऐड करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब सर्कुलर पोलराइज्ड है और उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर नहीं लिख सकते।
उसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ऐसे अलग अलग तरीके। हाँ, क्योंकि ये अभी सर्कुलर इसलिए इसकी एम्पलीट्यूड ई नॉट ही रह रहा है। यहाँ एक्स की तरफ इसकी एम्पलीट्यूड कितनी थी, ई नॉट, वाई की तरफ इसका एम्पलीट्यूड कितना था, ई नॉट। अब अगर इस दोनों को अगर हम यानी एक सर्कल में अगर ये मूव कर रहा है तो आपको लग रहा है ये आर्म हमेशा क्या होना चाहिए, ये आर्म ये हमेशा इक्वल होना चाहिए ना, यस सर। ना, इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो भी सेम ही रहेगा वो। ओके सर। सर फेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? नहीं समझ में आया। फेज π/2 है इसलिए वो सर्कुलर बन रहा है ना। फेज अगर π/2 नहीं रहता तो लीनियर होता, तब एम्पलीट्यूड डिफर होता। जैसे यहाँ पे देखिए इस दोनों में फेज डिफरेंस, इससे पहले वाला जो था इससे पहले वाला में, इससे पहले वाले में फेज डिफरेंस है क्या, नो सर, जीरो। जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आया है, E0√2 आया है हाँ। ना, Yes, उसकी जो नेट E0/√2 आया है, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर है। लीनियर अगर कोई कंबाइन करे, जैसे एक इधर है और एक इधर है, लीनियर अगर कंबाइन करे तो ये फाइनल यहाँ पे आएगा तो उसकी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी को सर्कल में मूव करना है तब तो आर्म सेम रहेगा ना, तो चीजें सेम रहनी चाहिए। तो फेज डिफरेंस का फर्क आ रहा है ना कि वो आपस में सर्कल हो गया तो हर एक जगह उसकी मैग्नीट्यूड E0 ही रहेगी। सर तो उसका फाइनल आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी है। क्या कह रहा आप? सर तो सेकंड वाले का फाइनल आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी है। इसका हाँ सर। हाँ, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड रह जाएगा तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं। अगर एग्जैक्ट लिखना है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। लॉजिक से लिखे तब तो ये कि y कंपोनेंट अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो x ही बचेगा। यहाँ भी वही लॉजिक यूज किया जा सकता है। अगर मैथमेटिक्स में हम नहीं जाए तो, मैथमेटिक्स में नहीं जाए तो भी यही लॉजिक Yes, यूज sir. किया जा सकता है। यस तो सर। मैथमेटिक्स जाए तो ठीक है, वो अलग चीज है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर प्योरली x की तरफ है तो y कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो रेस तो सिर्फ ये इतना होगा। इसमें मुझे बताइए कि इसका क्या होगा, अरे इंटेंसिटी उसका I0/2 ना होगा फिर, क्या कह रहे हैं? 2 वाला केस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकलेगा बाहर पोलराइजर के बाद, इंटेंसिटी मेलर्स लॉ से सर अकॉर्डिंग। ये सेकंड वाले का आप कह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो इंटेंसिटी तो यही होगा ना। एम्पलीट्यूड बाहर क्या निकलेगा, ई नॉट निकलेगा, क्योंकि y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई नॉट निकलेगा। और ई नॉट अगर एम्पलीट्यूड निकला तो इंटेंसिटी कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ना। कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें, इस वाले में? नो सर, वहाँ लीनियर था इसलिए 45 हो गया था वो रिजल्टेंट के साथ। यहाँ जीरो ही होगा ना। यहाँ पे क्या जीरो होगा? इसको मेलर्स लॉ से बनाइए तो सर। हाँ, ये अगर सर्कल में है ना तो हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका कोई यानी पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन नहीं होगा इस वाले का। अकॉर्डिंग टू मेलर्स लॉ करेंगे तो 5 तो जीरो आना चाहिए ना। अच्छा, मॉलस लॉ, हाँ ठीक है, इसको मॉलस लॉ से भी कर लेते हैं तो शायद जो अभी आप फंस रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। ये वाला पार्ट अभी ये वाला प्रोसेस जो है इसे मेथड फर्स्ट कहिए, फिर मॉलस लॉ से भी अप्लाई करते हैं, चीजें मोर बेटर। मेथड फर्स्ट से इसका आंसर यानी सिर्फ ये हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब कि ई जो बचेंगे वो सिर्फ इसका EX बचेगा, और EX की वैल्यू कितनी, E0 e टू द पावर आयोटा AZ माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ये सिर्फ बचेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी कितना होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ये वाला प्रोसेस से ये आंसर समझ में आ गया है, तो फिर हम मॉलस लॉ से इसे करने की कोशिश करें यस सर। ना, कि y ब्लॉक हो गया तो x सिर्फ बचेगा, और x अगर बचेगा तो इंटेंसिटी ये हो जाएंगे। मॉलस लॉ से देखिए सेकंड मेथड से, इंसिडेंट रेज है क्या, तो E इक्वल टू E0 e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। y कंपोनेंट कितना है बचे लोग, तो E0 e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी π/2। मैंने आयोटा को π/2 लिख दिया है, राइट, यानी आयोटा जो होगा वो e टू द पावर आयोटा π/2 होगा। ये चीज समझ में आया ना, y वाले पार्ट को मैंने ऐसा लिख दिया है, वो क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने कर लिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे यानी डेल्टा कितना है दोनों के बीच, π/2। एम्पलीट्यूड कैसा है, इक्वल, इसलिए क्या बनेगा, ये सर्कल ना, सर्कल हो। अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई ऐसा यानी कोई ऐसा पोलराइजर है और यहाँ अगर सर्कल कोई लाइट जा रहा है, राइट,
सो होगा क्या, यहाँ आप मुझे बताइए कि सर्कुलर अगर लाइट है और इसकी इंटेंसिटी अभी कितनी है, तो मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है सर्कुलर की। बाहर जो इंटेंसिटी निकलेगा क्या बन के निकलेगा बाहर, पहले तो ये मुझे बताइए, अगर ये पोलराइजर है तो लिनियरली पोलराइज। लिनियरली पोलराइज, तो बाहर लिनियरली पोलराइज ऐसा बन के निकलेगा। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मेलस लॉ। सर cos स्क्वायर के एवरेज लेंगे। आई नॉट और उसके बाद कॉस स्क्वायर फाई। अब मुझे बताइए फाई की वैल्यू कितनी होगी अगर ये एक्स की तरफ था तो? डिफरेंट फिक्स नहीं है। अब देखिए अगर ये सर्कुलर है, इसका मतलब सर्कुलर में वेरी करता है, ये रेज वेरी करता जाता है ना, तो कहां से कहां इसकी वेरिएशन होती है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। अगर 5 वेरी कर रहा है आपका 0 से लेकर 2 पाई तक, तो आप इसका क्या कौन सा वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे? हाफ आई नॉट एवरेज ना, और एवरेज कितना हो जाएगा? ये आई नॉट बाई 2, राइट। अब मुझे बताइए कि ऐसा लाइट का यानी जो भी इंटेंसिटी होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो पहले इंटेंसिटी कितनी थी इस लाइट की? अगर दो आपका एक्स में आपका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, वाई में आपका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो इसकी नेट इंटेंसिटी कितनी थी? या मैं अभी एक बार कैलकुलेट कर देता हूं आपको। यहां तक क्लियर है कि इंसिडेंट इंटेंसिटी का हाफ हो जाएगा यस सर। ना। अब मुझे बताइए इंसिडेंट इंटेंसिटी कितना था? सर आई नॉट। आई नॉट, बट आई नॉट की वैल्यू कितनी थी? क्योंकि मैंने तो आपको वेव इक्वेशन दिया था ना, तो इंसिडेंट हाफ इंटेंसिटी कितना होगा? सर हाफ एप्सिलॉन नॉट सी हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी। प्लस हाफ एप्सिलॉन ऐसा नॉट कह पी सकते ई हैं कि स्क्वायर। दोनों का सम हो जाएगा x प्लस वाई का, क्योंकि वो दोनों यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट इंटेंसिटी होगी आई नॉट वो दोनों का सम हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। इंटेंसिटी अलोंग द एक्स, इंटेंसिटी अलोंग द वाई। अब मुझे बताइए x के तरफ इंटेंसिटी कितना था, यानी उसके तरफ एम्पलीट्यूड कितना था? ई नॉट, और फिर इसका इसका भी ई नॉट। नॉट स्क्वायर, राइट। ये आपका आई नॉट की वैल्यू थी। और फिर अगर आप इसको ऐड करें तो कितना? एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। और मुझे बताइए कि आपका आई इमर्जेंट की इंटेंसिटी कितनी हुई है? आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2। सो ये आई नॉट बाई 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। और मुझे बताइए मालोस लॉ ज्यादा इजी है या इसको कॉन्सेप्ट से करना ज्यादा इजी? थोड़ा में आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में फंस जाएंगे, कहीं प्लस में कहीं माइनस में। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ये बेटर था, सीधा एक लाइन में थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड वाले में, यहाँ पे सर्कुलर है ये हमें पता है, तो ऑब्वियसली y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ x वाला बच रहा है, और x वाले का एम्पलीट्यूड कितना था? ई नॉट, तो इसलिए इंटेंसिटी कितना हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये ज्यादा इजी है। आपने जो लास्ट वाला मैलस लॉ से किया था सर, उसमें तो इंटेंसिटी आई नॉट आ रही थी। किस वाले में? यहाँ वाले में? यस सर। हाँ यहाँ पे तो यहाँ भी जो यानी यहाँ वाले बताइए इसकी इनिशियल इंटेंसिटी कितना है बिफोर इंसिडेंट, कितनी है इसकी? √2 आई नॉट। नहीं √2 आई नॉट इंटेंसिटी कहाँ होगी? एक्स 2 का आई नॉट, इंटेंसिटी 2 आई नॉट। 2 आई नॉट, तो वो फाइनली फिर कितना आ गया? आई नॉट। और आई नॉट की वैल्यू कहूंगा तो आप कितना लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। ओके सर। और यहाँ भी तो यही लिखेंगे ना। ओके ओके। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड का मुझे आंसर बताइए कितना? सर लिनियरली ई नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये लिनियरली पोलराइज्ड है। यस सर। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? पाई क्या? पाई। तो ये लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है। लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है, मुझे बताइए कि ये किस एंगल पे फॉल कर रहा है उस पे? पोलराइजर पे 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। 60 भी कह सकते हैं, और प्लस ये यहाँ पे पाई है। 60 सर। ठीक 60। ठीक है, फेज पाई है तो उसका यानी अगर हम लिखें तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड वाला अगर हम पार्ट देखें तो इसको पहले तो यानी जैसे ये पोलराइजर था और इंसिडेंट की पहले हम बात करते थे। इंसिडेंट के पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि नेचर क्या है और इसकी वाइब्रेशन किधर है, राइट।
सो नेचर क्या था, तो वो एलपी था। ये सबको क्लियर है कि लीनियरली पोलराइजेशन की फेज डिफरेंस पाई था, कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि एज फेज डिफरेंस इज पाई, इंसिडेंट light is linearly polarized along the direction phi is equal to, वो भी हम यहाँ फिल कर लेंगे। मुझे बताइए फाई का डायरेक्शन कितना होगा, कैसे आप निकालेंगे इंसिडेंट का फाई? बाय एक्स करके 60 डिग्री पहले आएगा। ये देखें कि x के तरफ कितना है, तो x के तरफ कितना हमने लिखा है, इसका x के तरफ हमने लिखा है E naught by 2. E0 by 2. E naught by 2, y के तरफ है √3/2। ओके, सो आपका ये x के तरफ है E naught by √2, y के तरफ कितना, तो E naught √3/2। अब इसका फाइनल देखिए कि इसका यानी डायरेक्शन किधर होगा, ये हमारा E का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ मुझे बताइए कि इसका कितना आएगा, ये फाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan फाई की? 60 degree. tan फाई अगर आप लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, EY/EX। तो फॉर्मूला EY का आपका होगा यानी E naught √3/2 और x का होगा E naught by 2। फाइनली कितना, √3। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो फाई 60 डिग्री है। इसका मतलब होगा क्या कि जो लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है, यानी अब अगर हम इसे यानी उसमें फेजर के टर्म्स में कहें, सर -60 आएगा ना? -60 भी आप कह सकते हैं, +60 भी कह सकते हैं, -60 भी कह सकते हैं। वो क्योंकि होगा क्या है कि वो वहां पे पाई वाला टर्म्स है तो उसको आप -60 भी कह सकते हैं, वो दोनों करेक्ट है, ठीक। बट फाइनल आंसर के टर्म्स में कहें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस माइनस दोनों करेक्ट इसलिए है, जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे कहा कि फाई 60 है, अगर ये यानी x के तरफ हमने कहा या y के तरफ कहा, तो अभी हमने कहा 60। अच्छा, इसके ओरिएंटेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस तरफ ओरिएंटेड होगा ना? हाँ, ओरिएंटेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ना पाई वाला पार्ट था, तो यहाँ बेटर होगा क्या, पाई हमने किस में रखा था, x में या y में? X में से. X X में. तो यहाँ ना x में अगर हमने रखा था तो ये माइनस वाला पार्ट -E naught by root. ना, माइनस वाला पार्ट होगा, तो ये -√3 हो जाएंगे। तो बेटर होगा कि -60। अगर हम ओरिएंटेशन की भी बात करें तो ऑल्दो यानी आंसर हमारा सेम आ जाता है, बट ओरिएंटेशन की बात करें तो ये ऐसे लिनियरली पोलराइज्ड है, ऐसे यानी x से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, पास एक्सिस से -60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये माइनस वाला पार्ट सबको समझ में आया क्या, क्योंकि cos पाई था ना, यहाँ पे देखिए sin पाई वाला वैल्यू था ना, sin पाई वाला वैल्यू था, उसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस वाला पार्ट आ जाएगा ना। इसको लिखेंगे तो ये देखिए क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कितना है, केजर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये कितना है, केजर माइनस ओमेगा टी। आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं ऐसा लिखूं तो, क्योंकि देखिए y वाला लिखेंगे तो क्या होगा, केजर माइनस ओमेगा टी, x वाला लिखेंगे तो कितना, केजर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा ना। यस सर। यस सर। राइट, तो होगा क्या, इस पाई को हमें बाहर निकालना होगा सो दैट कि केजर माइनस ओमेगा टी बचा। या चलिए इसे मैं कर देता हूँ, वहां पे मुझे लग रहा है शायद डाउट है, यहाँ पे क्लियर है सबको, या मैं इसे यानी कर दूं कि माइनस कैसे आया, क्लियर है सर? क्लियर कर है दीजिए सबको? सर, कर दीजिए सर। हाँ, क्योंकि वो जो पाई वाला पार्ट है यहाँ, रुकिए इसे मैं यानी जैसे देखिए आप EY अगर लिखते तो ऐसे लिखेंगे, EY की वैल्यू थी कितनी, E naught √3/2, फिर आप लिखेंगे sin AZ माइनस ओमेगा टी, और EX का वैल्यू लिखेंगे तो आप ये E naught by 2 फिर sin KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। आपको लग रहा है कि अभी न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा साइन वाला पार्ट,
अभी नहीं होगा सर, अभी नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर केजर माइनस ओमेगा टी है, नीचे केजर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई है। इसे एक स्टेप करके और आप लिख सकते हैं कि आप इसे ऐसा लिखिए, ये इधर वाला तो सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ई नॉट 2 2, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं √3, और ऊपर वाला पार्ट को आप ऐसे लिखिए साइन केजेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन केजेड माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखा जा सकता है ना माइनस करके, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फाइनल कितना आया -√3, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी, तो आप -60 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। अब क्लियर हुआ किसी को, सबको यस सर। ना? तो इसलिए क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं होता, उस पाई को थोड़ा सा एकोमोडेट हमें करना पड़ेगा, तो ये हो गई। अब रहा कि अब मॉलस लॉ अप्लाई कीजिए कैसे, क्योंकि आपका ऑप्टिकल एक्सिस इधर है यानी पास एक्सिस इधर है, तो मॉलस लॉ अब अप्लाई कीजिए कि कैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास एक टास्क अभी और बाकी है। फाई तो आपने निकाल लिया है, बट ई नॉट की वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना है वो निकालना भी आपका बाकी है। सर ई नॉट ही आएगा। क्लियर है सबको कि एम्पलीट्यूड ई नॉट ही आएगा? सर, ये E0 देखिए by 2 नहीं Yes, होना sir. चाहिए। यहाँ इसे थोड़ा सा इसे सॉल्व कीजिए, जैसे ई की अगर हम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो ई की वैल्यू कैसे यहाँ, जैसे ये जो ई की यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखेंगे या ई आर हम लिख देते हैं, तो ये क्या होगा एक्स का पार्ट, तो एक्स का पार्ट कितना है E0/2 का स्क्वायर, प्लस वाई का पार्ट कितना, तो E0√3/2 का स्क्वायर, और फिर उस सब का √100 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 1/4, तो ये E0. ना, तो इसका मतलब रिजल्टेंट यानी एम्पलीट्यूड जो था वो ई नॉट था, ये जो वाइब्रेट कर रहा है वो ई नॉट है। अब मॉलस लॉ अप्लाई कीजिए, कितना आएगा, जैसे अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ई नॉट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप कितना लिखेंगे उसका, Alpha E0 square. अल्फा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। मुझे रिजल्टेंट इमर्जेंट का पहले एम्पलीट्यूड ही बता दीजिए कि इमर्जेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंसिडेंट के E0/2 होगा। इमर्जेंट कितना होगा, E0 by 2. इसे ऐसे लिखेंगे। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मॉलस लॉ कैसे लिखते हैं, यूजिंग मॉलस लॉ इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में क्या होता है मॉलस लॉ, कुछ लोग E = E नॉट, और फिर यहाँ पे cos स्क्वायर फाई या जस्ट cos फाई, Cos 5 होगा। cos फाई, Yeah, cos phi. इंसिडेंट ई नॉट ही था cos, और अभी यहाँ पे 60 डिग्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा E0/2 आ जाएगा, तो ये होगा। अगर हम यानी इंटेंसिटी के टर्म्स में कहते हैं तो आई की वैल्यू कितनी आती, I0, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो फिर कितना आ जाता है ये I0/4, यही ना, यस सर। बट I0 इक्वल टू कितना होता है, I0 इक्वल टू, तो I0 इक्वल टू होता हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है I0 की वैल्यू। यस सर। इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, तो I की वैल्यू आ जाएगा यानी I0/4 यानी हाफ, यानी आप इसे लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाफ नहीं, कितना आ जाएगा ये 8 ना, 1/8 होगा। सी और ई नॉट स्क्वायर। तो अगर आप इंटेंसिटी के टर्म्स में कहते हैं तो इंटेंसिटी इसका 1/8 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, राइट। वैसे आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि I इक्वल टू होगा फिर कितना हाफ एप्सिलॉन नॉट सी और ई स्क्वायर आ जाएंगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, ई की वैल्यू कितनी है तो E0/2 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा हाफ यानी 8 एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट स्क्वायर, दोनों तरीके से सेम आ जाएगा। तो समटाइम्स आपको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स में मॉलस लॉ एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालना होगा, और अगर वहाँ डायरेक्शन बहुत ज्यादा सेंस नहीं रखता तो इंटेंसिटी के टर्म्स में निकालना होगा, तो वो देखना होगा कि आपको कौन सा है, सिचुएशन कैसा है, तो फिर उसके हिसाब से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ कहिए सर ये थोड़ा I0 समझिए सर, I0 जो है एक कंपोनेंट का सर वो इंटेंसिटी है क्या? I0 समझा मैं नहीं आपका क्वेश्चन, जैसे ये I0 ऐसा हुआ, देखिए इसकी एम्पलीट्यूड अभी इंसिडेंट की एम्पलीट्यूड E0 है, ये क्लियर है,
यस या इसमें मैं दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ कि अभी हुआ क्या, सो दैट की चीजें ना मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो हो, फिजिक्स वाला पार्ट देखिए कि अभी क्या हुआ है। फिजिक्स वाले पार्ट में यानी जो वेव था, इंसिडेंट वेव था, राइट, वो उसके एक्स कंपोनेंट थे समथिंग, यानी एक्स कंपोनेंट का कुछ वैल्यू था यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें फिर था क्या, वाई की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, और दोनों आपको पता है कि एक्स और वाई की तरफ कितने कितने वैल्यू थे ना, वो लिख लेंगे। इसका मतलब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था और किधर था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोनों कह सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में ऐसा करके। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी वैल्यू हमने क्या अभी निकाला है, नेट की ई नॉट, और अभी ये जा किधर रहा था, तो ये जेड की तरफ जा रहा था, तो एम्पलीट्यूड इसका ई नॉट है और जा रहा है ये जेड की तरफ। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी में लिखूं तो 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट स्क्वायर, ऐसा, राइट। सो ये अभी आपका इंसिडेंट वेव है। इसमें कोई डाउट है कि इंसिडेंट वेव ऐसा था जिसकी इंटेंसिटी इतनी थी और एम्पलीट्यूड इतना था? हाँ सर, नहीं है दिक्कत। हाँ, अब अगर सपोज कीजिए ये पोलराइजर पे फॉल किया, अगर ये पोलराइजर पे फॉल किया, ठीक, अभी पोलराइजेशन एक्सिस किधर था आपका, एक्स की तरफ ना, ये पास एक्सिस है, कौन सा पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, वाई वाला, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बच्चे लोग, वाई कंपोनेंट, वाई वाला ब्लॉक हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा फिर, एक्स एक्स वाला। तो अगर एक्स, या तो आप उसे ऐसे कीजिए या मोलस लॉ से कीजिए। मोलस लॉ अगर करेंगे, यहाँ से एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना था इसका, 60 डिग्री था, तो आप यानी मोलस लॉ से अगर निकालना चाहे तो आप आई इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, आई इक्वल टू कितना, आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आई नॉट बाय 4। ये क्लियर है या यहाँ कोई डाउट है? ये से क्लियर। हाँ, तो ये फिर फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। सो ऐसा एम्पलीट्यूड वाला टर्म्स में अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या ऐसा आता है, E इक्वल टू इंसिडेंट इनटू cos फाई, तो हो जाएगा cos फाई की वैल्यू 2 डिग्री, तो एम्पलीट्यूड लिखिए तो E नॉट बाई 2, इंटेंसिटी लिखिए तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस बिना सॉल्व किए अगर आप इसका आंसर चाह रहे थे तो वो देखिए, एक्स के तरफ जो वैल्यू था वो कितना था, मुझे बताइए पीछे वाला डायग्राम। एक्स के तरफ वैल्यू था ई नॉट बाई 2, यही ना, यस ठीक, और आपको लग रहा है, और y के तरफ कुछ और था, y के तरफ इसकी वैल्यू थी मुझे लगता है √3/2 ई नॉट। y आपको लग रहा है इसमें कैंसल आउट हो जाएगा, यस तो बचता कितना, यहाँ से निकलता कितना, x वाला ना, और x वाला फिर कितना निकलेगा, ई नॉट बाई 2 ना, यस। तो ये सब सॉल्व करने की कहीं कोई जरूरत है, कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि आपको y ब्लॉक हो जाएगा तो निकलेगा तो ई नॉट बाई 2 ही ना, क्योंकि x की तरफ उतना ही था ना। यस तो ये, अब किसी को डाउट है बच्चे लोग? नो सर। ओके, सो हमने ये थर्ड कर लिया। फोर्थ में मैं क्या शो करना चाह रहा था, फोर्थ बताइए कैसा लाइट है, सर्कुलर। और इसकी Elliptical। आंसर पता है क्या होगा, क्या बचेगा और क्या रह जाए, सर वो क्या आई कैप वाला ही बच जाएगा, तो हाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ये और ये सेम है ना, यस सर। यस यस तो फिर आप इस तरीके से इसका आंसर यानी सॉल्व करके यानी बना लेंगे, सॉल्व करना क्लियर है? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोलराइजर पे। If pass axis of the polarizer is given by and
इंसिडेंट वेव इज E और इसको अगर लिखूं सो आई नॉट माइनस जे मुझे बताइए फाइंड दी intensity and amplitude दोनों find the amplitude and intensity of the emergent wave। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए और बताइए कि फिर क्या होगा आंसर। जीरो होगा कितना? 0? यस सर। और कोई? I naught by 4. सर ये पी कैप होगा या पी वेक्टर? क्या करें आप? सर ये पी वेक्टर नहीं होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड होगा ना। पी कैप का मतलब हुआ कि जो आपका पोलराइजर है, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा करके अगर आप इसे ओरिएंट करते हैं तो पोलराइजर का पास एक्सिस, मैंने ये कहा कि पास एक्सिस का आई यानी जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। ये डायरेक्शन आपको पता है ये किधर पॉइंट आउट कर रहा है? 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू 45 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। ये एक्स ये वाई, इसका जो डायरेक्शन है वो 45 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो इधर है, ऐसा है। ऑप्टिकल एक्सिस ऐसा है, इधर एक्स या वाई से ये 45 एंगल पॉइंट आउट कर रहा है। ये सबको क्लियर है कि ये 45 कैसे पॉइंट आउट कर रहा था? सर रूट 2 होगा। क्या कह रहे हैं आप? 0 होगा सर। पी कैप। हाँ, ये पी कैप इधर पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। पी कैप इधर, क्योंकि आई कैप आई प्लस जे बाई 2 है, तो आप इसे यानी tan थीटा से इसका एंगल निकाल सकते हैं, राइट। सो ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है। और फिर ये सेकंड वाला ई फैक्टर किधर पॉइंट आउट कर रहा है? -45। तो -45 -45 ना, तो ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है यानी ई फैक्टर ऐसा इधर पॉइंट आउट कर रहा है -45 और ये ऐसा। ये सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? ओके, अब मुझे बताइए अगर आप मॉलस लॉ यूज करते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? I naught I naught cos 90 square degree. आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव। ये 5 मुझे बताइए कितना एंगल, 45 या 90? 90। अब अगर जैसे देखिए जब कभी आपको आगे न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आएगा, जब कभी एंगल मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपका इंसिडेंट वेव था, ये यानी ये भी आपका इंसिडेंट वेव है, सर डॉट प्रोडक्ट से भी करो इंसिडेंट वेव। और आपको यानी एंगल कैसे निकालना होगा? तो यहाँ से जहाँ ऑप्टिकल एक्सिस होती है वहां पे हम उसको टेल रखते हैं, और जहाँ ई वेक्टर होता है वहां उसे टर्मिनेट करते हैं। तो आप इसे ऐसे लिखिए, आपका जो फाई है वो इस तरीके से, यहाँ या तो आप -90 रखिए, हालांकि यहाँ पे दोनों पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता था। आप इधर से भी अगर जाइए यानी यहाँ से, तो ये भी आपका यानी +90 है, तो आप दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ई वेक्टर का एक इधर भी डायरेक्शन है इधर भी डायरेक्शन है, तो दोनों से आंसर आ जाएगा। क्योंकि cos फाई की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट अनचेंज होगा, या तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। वैसे मोस्ट कन्वेंशन क्या है कि आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर वैसे भी cos फाई है तो क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब कभी आपको लेना हो, जैसे जहाँ पे कोई अगर फर्क पड़ता, वैल्यू अलग अलग आते, तो बेटर है कि आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। वैसे आप क्लॉकवाइज भी लेंगे, वहां भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? सर एम्पलीट्यूड में
तो डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि 5 होता है उसमें cos square क्या एम्पलीट्यूड? अगर एंगल सर नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसमें cos 5 नेगेटिव आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो cos 5 पॉजिटिव आएगा एम्पलीट्यूड के केस में। एम्पलीट्यूड के केस में अच्छा, यहाँ जो हमने π/2 ऐड किया उसका आप कुछ कह रहे हैं? सर E नॉट cos 5 होता है जो वो वाला E माइनस ला एम्पलीट्यूड के लिए सर E = E अच्छा, cos 5। एम्पलीट्यूड के लिए जो होगा वो क्या, वो भी जीरो ही आएगा जैसा आप यानी नहीं सर इस केस में तो जीरो आएगा पर अगर एंगल और कोई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो डिफरेंट अच्छा, तो होगा। एम्पलीट्यूड, हाँ अच्छा, वहां पे देखिए ऐसा होगा कि जब कभी आप कोई क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, तो अगर आपका एम्पलीट्यूड सपोज कि इधर आ रहा है तो वो इधर भी आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो उस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करेगा ना। और अगर आपका कोई आंसर इधर आ रहा है तो वो इधर भी आ रहा है, वो दोनों डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा ना। सर आंसर में पॉजिटिव साइन लेना चाहिए या नहीं? हाँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप आंसर पॉजिटिव रिपीट कीजिए, अदरवाइज डायरेक्शन जो होगा वो दोनों लिखा जा सकता है, +θ और -θ दोनों। सर यहाँ 0 हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ तो 0 होगा क्योंकि आपका यहाँ जो एंगल है वो 90 है, I0 cos स्क्वायर एंगल 90 इसलिए 0 होगा। यानी यहाँ एक वार्निंग साइन क्या है कि जब कभी ऐसा न्यूमेरिकल्स है कि आपको P का यानी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में दे या E का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में दे या नहीं दे, तो आप उसे यूनिट वेक्टर बना लीजिए, फिर वहां से आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, फिर दोनों के बीच जो एंगल होगा वो फिर यहाँ पे आप मॉडल्स लॉ में यूज करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ऐसा यानी डायरेक्शन के सेंस में कोई यानी वेव दिया हुआ हो और फिर आप यानी P भी आपका डायरेक्शन वेक्टर के टर्म्स में हो, तो असली काम है उस दोनों के बीच एंगल निकालना, फिर आप उसको मॉडल्स लॉ अप्लाई कीजिए और वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो आई होप कि ये आपका पोलराइजर पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका यानी वर्कशीट भेज दूंगा, इसका यानी रिसेंटली हमने बनाया हुआ है उसका हालांकि थोड़ा सा आंसर लगाना बाकी है, वो भेज दूंगा, तो फिर आप इस पे अपना डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे। बट पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है वो कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा। तो अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, क्वार्टर वेव प्लेट का डिस्कस करना। अभी हमने पीछे बस उसकी स्टोरी पढ़ ली थी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया था, तो उसका क्या क्या यूज हो सकता है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है वो क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट इस सब वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन के टर्म्स में इसे समझ लेते हैं। Assume that a linearly polarized light incident on a quarter wave plate with path axis along the x axis. Find the nature of emergent light if all at 0, 90, 45, 35, 560। बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यानी अभी आपका या डायग्राम में देखिए कि अभी आपका ऑप्टिकल एक्सिस यानी ये हाफ वेव प्लेट है, ऑप्टिकल एक्सिस अभी मैंने एक्स की तरफ कहा है कि एक्स की तरफ मान लीजिए। इस पे लाइट कैसा फॉल कर रहा है तो लिनियरली पोलराइज्ड है। इस लिनियरली पोलराइज्ड का अभी कोई एंगल है पर्टिकुलरली और ये एंगल है फाई। तो अगर ये फाई 0 की तरफ फॉल कर रहा है तो बाहर क्या लाइट बन के निकलेगा, 90 की तरफ फॉल कर रहा है तो बाहर लाइट क्या बन के निकलेगा। हर एक केस में मुझे बताइए कि लाइट क्या बन के निकलेगा, नेचर कैसा होगा लाइट का। सर फर्स्ट केस में लीनियर। फर्स्ट केस में कितना होगा? लीनियर। अच्छा मुझे बताइए आप कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी मैथमेटिकली या फिर ओरली? तो ओरली। अच्छा सर अगर मान लीजिए फर्स्ट में तो फाई 0 है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में वाइब्रेट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है तो वो तो पास कर जाएगा आराम से। राइट। सर इलेक्ट्रिकल होगा। देखिए पहले वाले का अगर हम इक्वेशन से लिखें तब तो होगा क्या, आपको यानी पहले वाले का एक बार इक्वेशन से देख लेते हैं फिर इसे फिजिक्स से देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट मुझे बताइए कि इमर्जेंट वेव का इक्वेशन क्या होता है क्वार्टर वेव प्लेट के बाद? इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट। सर एक बार वो पीछे वाला सर फिर इसमें λ/4 का होता है इसमें। और ये भी आपका क्वार्टर वेव प्लेट था। क्वार्टर वेव प्लेट है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी क्रिएट करेगा ये ई और ओ के बीच? π/2। π/2 ई और ओ के बीच ये π/2 क्रिएट करेगा। डन सर। सो पहले का देखिए, पहले का आप अगर इक्वेशन से करना चाहे तो इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव तो ये लिखा सकता है। याद है सबको कि इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव क्या हमने लिखा था? एक्स वाले पार्ट को क्या लिखा था? ई नॉट cos phi cos phi और यहाँ पे sin ओमेगा टी माइनस z माइनस ओमेगा टी एक्स का। और ये हमें कौन सा रे बन के निकलेगा अगर हमारा x की तरफ ऑप्टिकल एक्सिस है तो ई रे। y वाला मुझे बताइए कि हमने क्या लिखा था? ई नॉट साइन फाई और फिर साइन kz माइनस ओमेगा टी y कैप और ये बन के क्या निकलेगा? ओ रे। ये हमारा इमर्जेंट इक्वेशन का वेव था। अच्छा एक और चीज यहाँ रह गई, क्या रह गई बच्चे लोग, कोई बता सकता है? प्लस डेल्टा ना, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस होगा। ये मॉडिफाइड इक्वेशन है ना, नहीं तो हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों अलग अलग लिखना पड़ता। हमने कहा था ना मॉडिफाई किसमें हम करते हैं, डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा हमने क्या लिखा था? डेल्टा इक्वल टू, याद है? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा e - डेल्टा नॉट प्लस 1 और जो हमने कहा था 2 2 बाय लैम्डा एन ई माइनस एन ओ इंटू, ये कहा था ना। और क्वार्टर वेव प्लेट के लिए अभी ये कितनी होगी क्वार्टर वेव प्लेट के लिए? और ये प्लस कब होगा कौन से प्लेट के लिए, कैल्साइट या क्वार्ट्ज? किसके लिए प्लस होगा, किसके लिए माइनस? कैल्साइट के लिए नेगेटिव होगा सर। अच्छा हमने कैसे डिफाइन किया था ये? हमने कहा था एनी लेस देन एनओ है तो शायद मुझे लगता है एनओ माइनस कैल्साइट होगा। हमने ऐसा डिफाइन किया था शायद, डेल ओ माइनस डेल ई, ऐसा ना? क्योंकि देखिए कैल्साइट के लिए क्या होता है, एनी लेस देन एनओ होता है और एनी लेस देन एनओ होगा इसका मतलब ओ का ज्यादा होगा, इसका मतलब हमने ऐसा डिफाइन किया था ओ माइनस ई। ये मोड में तो यहाँ तो चल जाएगा वो दोनों पार्ट एन ओ माइनस। ठीक, कोई डाउट है इस इक्वेशन में मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है तो? नो सर। ठीक, कैल्साइट होगा तो प्लस, क्वार्ट्ज होगा यानी क्वार्ट्ज होगा तो माइनस, अदरवाइज क्योंकि अभी हमें प्लस माइनस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है
तो अभी यानी कोई भी डेल्टा बस इतना लिखना काफी है कि क्वार्टर वेव प्लेट है, इसलिए डेल्टा की जगह π/2 होगा, यानी ई और इसके बीच इतना होगा। अब मुझे बताइए कि इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू कितनी है? इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू 0 जीरो होगा। इसका मतलब क्या रह जाएगा और क्या यानी ब्लॉक हो जाएगा, क्या सरवाइव कर जाएगा? तो फाई इसका मतलब ई एक्स वाला पार्ट रह जाएगा क्योंकि cos फाई 0, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, यानी सिर्फ ई रे निकलेगा और वाई रे ओ रे जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, यानी ये ब्लॉक हो जाएगा। और फिर सिर्फ ई रेज निकला तो फिर कैसा बनेगा? ये एलपी बनेगा। और इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों लोग? जैसा इंटेंसिटी कितनी होगी? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि इंसिडेंट की इंटेंसिटी कितनी है और फिर इमर्जेंट की इंटेंसिटी कितनी है? इंसिडेंट की इंटेंसिटी कितनी है? दोनों को ऐड कर देंगे। ई नॉट ई नॉट ही होगा ना? आई नॉट। जैसे देखिए सर, अलग अलग में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं ना, अगर वो एक्स वाई में है तो। यस सर। आई एक्स की वैल्यू कितनी? ई यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, और फिर यहाँ पे कितना? ई नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। से हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने कहा था कि आई की वैल्यू ऐसा, अब आई एक्स की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, और आई एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। वाई की वैल्यू लिखेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसका मतलब फाइनली क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। तो इमर्जेंट की इंसिडेंट की यानी ऐसा आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, और बाहर फिर बचा क्या? यानी जो फॉल हुआ था वो है, और इमर्जेंट में बचा फिर क्या? सिर्फ यही ना, एक्स वाला ना? यस और एक्स वाला अगर बचा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? सर वही होगा हाफ एप्सिलॉन सी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, यही ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये कहा था कि वेव प्लेट में इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है ना? तो इंसिडेंट इंटेंसिटी वो थी, इमर्जेंट इंटेंसिटी थी। आप ये सिर्फ ऐसा ही सिचुएशन में नहीं, आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए जो यानी जितना इंसिडेंट होगा इंटेंसिटी उतना ही इमर्जेंट होगा, तो थ्योरेटिकली कोई लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इफ द वेव इज पासेस थ्रू द हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट और एनी टाइप ऑफ वेव प्लेट, राइट? थ्योरेटिकली देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। सो पहला ये, और पहला किसी ने ऑरली कर लिया था बहुत इजी से, वो मुझे बताइए कि ऑरली कोई मुझे यानी एक ने तो एक्सप्लेन किया था कि अगर जीरो हो तो फाइनल आंसर क्या होगा? अगर जीरो है इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपका वेव किधर था? एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग। ऐसा था ना, जीरो था तो प्योरली एक्स की तरफ था। इसका मतलब क्या होगा? ये प्योरली इधर फॉल करेगा तो प्योरली इधर ही निकलेगा ना? यस सर। वाई तो था ही नहीं, सिर्फ एक्स था, तो एक्स था तो एक्स की तरफ ही निकलेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो एक्स वाला ही आ जाएगा। तो फाइनल जो इमर्जेंट होगा वो एक्स की तरफ होगा, और कितने एंगल से इमर्जेंट होगा? ये 0 से ना, ऐसे इमर्जेंट होगा। तो फाई आपका, या इसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये क्लियर है कि इंसिडेंट इसका फाई 0 है, और फिर इसका जो फाई डैश होगा वो भी 0 ही होगा। ये सबको क्लियर है? या मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे इंसिडेंट 0 है और इमर्जेंट भी 0 ही है? क्लियर है? ओके, क्योंकि एक्स के तरफ फॉल हो रहा था और निकला एक्स के तरफ ही, तो फाइनल फाई डैश क्या हुआ? वो यानी 0 की तरफ निकला। दूसरा मुझे बताइए सेकंड वाले का आंसर बिना सॉल्व किए हुए। सर डार्क। सेकंड वाला क्या क्या होगा? 0 इंटेंसिटी होगा सर। सर डार्क बन जाएगा। ये सेकंड? यस सर। सेकंड आप कह रहे हैं कि डार्क हो जाएगा। एक्स कैप में पास एक्सिस है, वाई कंपोनेंट बाहर है, हो जाएगा। वाई कंपोनेंट बाहर है। मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना? सर आई नॉट लीनियरली कॉन्वेक्स। डार्क बनेगा। अच्छा ठीक है, सेकंड का देखते हैं। सेकंड का पहले एक बार मैथमेटिक्स से देखते हैं और फिर मुझे बताइए जब कभी आपका वेव प्लेट
पे न्यूमेरिकल्स हो तो मैंने कहा एक ही चीज काम आता है, इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव। तो इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव बताइए कितना हम लिखते हैं वेव प्लेट के बाद? क्या होता है इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव का? E naught cos phi sin to the minus omega p x t. E naught cos phi sin az minus ओमेगा t x कैप और E y होगा वो E naught sin phi और फिर यहाँ पे sin az minus ओमेगा t प्लस डेल्टा। मुझे बताइए यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है? 90 degree. I by 2. 9। कौन बचेगा, कौन यानी जीरो हो जाएंगे? सर x 0 हो जाएगा, y बचे। तो ये इसका मतलब इमर्जेंट कैसा नेचर होगा? इमर्जेंट का लीनियरली होगा। लिनियरली होगा और इमर्जेंट का आप लोग क्या, और इसकी इंटेंसिटी कितनी? सर 0। रियली पोलराइज अगर होगा तो इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का अगर स्क्वायर। ऐसा है तो इंटेंसिटी आप हमेशा यही लिखेंगे ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये जो लीनियर है उसकी एम्पलीट्यूड कितना है? ई नॉट है ना। Yes, sir. फिर आप लोग जीरो कैसे कह रहे थे कि डार्क होगा? सर क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस तो x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y तो अलग। कंपोनेंट वहां से पास ही नहीं होना चाहिए सर। आप कर क्या रहे हैं ना, इसमें जो पोलराइजर की कॉन्सेप्ट है वो वेव प्लेट में लगा रहे हैं। वेव प्लेट में कोई रे ब्लॉक होता है क्या? ई रे या ओ रे कोई भी ब्लॉक होता है? ब्लॉक किसमें होता है? वो पोलराइजर में। अभी हमने पोलराइजर यूज किया है या वेव प्लेट यूज किया है? वेव प्लेट। हाँ, मॉलस लॉ की भूत को अब अपने दिमाग से हटा दीजिए ना, अभी हम वेव प्लेट डिस्कस करें, वहां मॉलस लॉ नहीं अप्लाई होगा। ओके ठीक, अभी जो भी लाइट होगी वो दोनों की तरफ जाएगा, बट अभी क्या है, इसको इसका मतलब डायग्राम से समझना जरूरी था, इसलिए ये मिस्टेक हुई। दोनों को डायग्राम से देखिए, पहले केस में क्या हुआ और दूसरे केस में क्या So हुआ। दूसरा केस में सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हाँ, जैसे करेगा। देखिए दूसरे केस का हम ड्रॉ करते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ कि लाइट जो थी इंसिडेंट वाली वो किधर हुआ, तो ये मान लेते हैं कि ये इधर फॉल हुआ, यानी y के तरफ था, तो लाइट आपका ऐसा था, ऐसा वाइब्रेट कर रहा था, ऐसा लाइट y के तरफ था, राइट। एक की बात करें तो सिर्फ अगर एक ऐसा तो एक। और अब ये देखिए कि आपका जो पोलराइजर था, यानी पोलराइजर नहीं, जो वेव प्लेट था वो किधर था? वेव प्लेट का ऑप्टिकल एक्सिस, वेव प्लेट का ऑप्टिकल एक्सिस किधर है? x एक्सिस अलॉन्ग। एक्स की तरफ, यानी इधर से जो निकलेगा उसको ई रेस कहेंगे, और इधर से जो निकलेगा वो ब्लॉक हो जाएगा या उसको ओ रेस कहेंगे। हाँ, पोलराइजर होगा उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वो कनाडा बाल्स हम लगाते हैं ना, जो क्या करता है ओरे को पकड़ के वापस भेज देता है, तो ओरे नहीं निकल पाता है। यहाँ तो अगर जो भी रह गया या तो ई बन के निकलेगा या ओ बन के या दोनों बन के निकलेगा। तो अभी ये प्योरली किसके तरफ था? तो ओरे ओ के तरफ था। प्योरली अगर ओ के तरफ था तो फिर ये किधर निकलेगा? ये प्योरली ओ के तरफ ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, राइट। और फिर इसलिए जो फाइनल रेज जाएंगे वो ऐसा जाएगा, फाइनल रेज भी ओ की तरफ ही निकलेगा, ऐसा निकलेगा। आया सबको समझ में? यस। और अगर मैं कहता कि ये यानी एक्स के तरफ था, यानी अगर मैं कहता कि इंसिडेंट ऐसा था, तो ये फिर क्या होगा? ये ऐसा फॉल होता और फिर ये ऐसे ही निकलता, ठीक है ना। अगर एक्स के तरफ होता तो एक्स की तरफ ही सारा निकलता। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक। अब अगर होगा क्या, ये किसी एंगल पे होगा, मान लेते हैं एक्स वाई के एंगल पे, राइट। ऐसा अगर किसी एंगल पे फॉल करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका कुछ हिस्सा एक्स के तरफ निकलेगा, कितना? तो cos फाई। कुछ हिस्सा y की तरफ निकलेगा, उसका हिस्सा कितना होगा? तो sin फाई। और फिर cos फाई एज इट इज निकलेगी, sin फाई एज इट इज निकलेगा, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। आया चीज समझ में ये? यस सर ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पर कर क्या रहा है? कुछ चीज का रोल नहीं दिख रहा है। ऑप्टिकल एक्सिस यानी यहाँ पे तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। कर क्या रहा है, यहाँ से जो लाइट रेज अगर निकलता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि अब की बार
पहले जो ई रेस की तरफ निकल रहा था हो सकता था कि स्लो जाता अंदर क्रिस्टल के अंदर, बट बाहर एक बार निकल गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ओ के तरफ गया तो बाहर जैसे यानी स्पीड कुछ कम ज्यादा, बट एक बार बाहर निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ तो वो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पाता है, राइट। इसलिए इसको आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर ये 0 के तरफ निकला तो किधर, यानी अगर ये 0 के तरफ फॉल कर रहा था तो फाइडस कितना निकला किधर, तो वैसे ही 0 और अगर ये 90 की तरफ फॉल किया तो फाइडस कितना, सेम 90। 90. और ये ना सिर्फ क्वार्टर वेव प्लेट के लिए करेक्ट नहीं है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे हाफ वेव प्लेट के लिए, हाफ वेव प्लेट के लिए भी यही आंसर आएगा, फुल वेव के लिए भी यही आएगा, कोई भी किसी तरीके का वेव प्लेट हो आंसर इसका यानी ऑलमोस्ट यही रहेगा। अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो एज इट इज निकलेगा, परपेंडिकुलर जा रहा है तो एज इट इज निकलेगा, क्योंकि अब की बार हिस्सेदारी की बात नहीं, ये ऐसा है मान लो कि फैमिली में किसी पेरेंट्स के पास 1 लाख रुपए है और उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम ई बच्चा है और एक का ओ बच्चा है। अगर ये सबको दुनिया को पता है कि ई का यानी पूरा इंक्लिनेशन राइट वो अपने पेरेंट्स की तरफ है, तो आपको लग रहा है कि पेरेंट्स थोड़ा सा भी हिस्सा ओ को देगा अगर लीगली बाइंड नहीं हो तो। अगर ई की इंक्लिनेशन या ई और ओ छोड़िए, अगर मान लीजिए रोहन और सोहन 2 लड़का है, एक रोहन का पूरा इंक्लिनेशन अगर अपने पेरेंट्स की तरफ है, तो जब कभी डिवीजन की बात आएगी तो फिर हिस्सा किसको मिलेगा, दोनों को, या जिसकी इंक्लिनेशन है फादर की तरफ उसको मिलेगा जिसकी पूरा। इंक्लिनेशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अभी ये जो 5-0 है इसका मतलब जो भी इंसिडेंट है वो पूरा का पूरा किधर इंक्लाइंड है, ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ ना, तो वो एज इट इज निकलेगा, वो ओ यानी ई बन के निकलेगा। अगर वो ओ के तरफ है तो सबको पता है कि भाई ठीक है ये पूरे की पूरी इंक्लाइन ओ के तरफ है तो ओ बन के एज इट इज निकलेगा, ई की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं होगी। हाँ, जो कुछ बीच में जाएगा ना उसका फिर हमें हिस्सा बांटना होगा कि ओ को कितना मिला, ई को कितना मिला। अगर वो यानी ई के तरफ इंक्लाइंड है यानी ई एंगल कम है तब तो किसका हिस्सा ज्यादा मिलेगा, अगर एंगल कम है तो ई के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो एक्स तरफ का। हाँ, अगर x के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो x का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, y के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो y का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ओके, सो ऐसा ही है। मुझे आप बताइए 45 पे फॉल करेगा तो क्या होगा, तो सर्कुलर। क्लियर है सबको? मुझे एक बार इसे मैथमेटिक्स से भी बताइए और फिजिक्स से भी बताइए। क्वार्टर वेव प्लेट है तो आधा सर्कुलर मिलेगा। का पाई बाय 2 आधा- होगा और एम्पलीट्यूड उसका सेम। जैसे देखिए अगर ये ऐसा है ना 45 से, इसे एक बार हम डायग्राम से करते हैं फिर मैथमेटिक्स से करेंगे हर वाला पार्ट। यानी अगर ये कोई ऑप्टिकल एक्सिस है, यानी अगर ये कोई वेव प्लेट है, वेव प्लेट में अभी हमारा यानी लाइट रेस किधर है, उस सर्टेन एंगल से ये यहाँ पे इसकी एंगल फाई है, सॉरी फाई इक्वल टू 45 है। मुझे बताइए x के तरफ कितना हिस्सा मिलेगा, x का हिस्सा ई नॉट कॉस 45। नॉट कॉस 45, इसका मतलब कितना ई नॉट बाई, और इसके इसका y का हिस्सा कितना ई नॉट साइन 45। जब ये बाहर निकलेगा इस प्लेट से तो दोनों के बीच ये जो 2 रेज हैं दोनों में से क्या यानी सिंस ये दोनों के तरफ आधा आधा क्या था, इंक्लाइन था, बिल्कुल बीच में था, तो आपको लगा कि ओ का यानी ई को जितना हिस्सा मिला उतना ही ओ को मिला, बिल्कुल अगर बीच में है तो यस सर। राइट। सो इसका इसलिए फिर क्या हुआ कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो गया। अब अगर ये क्वार्टर वेव प्लेट से निकलता है तो दोनों के बीच निकलते वक्त कितना फेज डिफरेंस होगा, जब निकलेगा तो पाई बाय 2। पाई बाय 2। अब मुझे बताइए कि 2 वेव जिसका एम्पलीट्यूड इक्वल है और फेज डिफरेंस दोनों के बीच पाई बाय 2 है, वो कैसा क्या क्रिएट करता है, सर्कुलर है ना। तो डेल्टा यहाँ पे अभी आपका कितना है, पाई बाय 2 है, एम्पलीट्यूड ई नॉट एक्स इक्वल टू ई नॉट वाई है, जो ई नॉट बाय √2 है। इसका मतलब कैसा बनाएगा ये, तो इस सर्कल बनाएगा। अब आपको समझ में आया कि वेव प्लेट का क्या काम है। लाइट आप कैसा फॉल करवा रहे थे अभी इस पे, लाइट इस पे कैसा फॉल था, लीनियर। लीनियर लीनियर।
और किस एंगल में फॉल हो रहा था लाइट? 45 45 ना, लाइट ऐसा फॉल हो रहा था 45, और आपने इसे क्वार्टर वेव प्लेट बना के क्या कर दिया? सर्कुलर बना दिया। तो ये आपके पास वो मैजिक बॉक्स है कि लीनियर लाइट जा रहा था, राइट, और आपके मन में हुआ कि हम थोड़ा सर्कुलर देख लें या लाइट को ऐसे घुमाते हुए भेजें, तो फिर ये लीनियर लाइट था। इसकी इंटेंसिटी जो कुछ होगी, जैसे मैंने कहा इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी। आप मुझे प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली कि सर्कल का भी इंटेंसिटी आई नॉट ही होगा? सर IX IY का ऐड कर दीजिए, हाफ F0 E नॉट स्क्वायर। हाँ, जैसे इस दोनों को ऐड कीजिए, तो आपका E नॉट ही आ जाएगा ना वापस। यस सर। राइट, वैसे भी मैंने आपको एक बताया कि अगर मैथमेटिक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वेव प्लेट है, वेव प्लेट से जब तक भी कोई लाइट रेज पास होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? अनचेंज रहेगी। तो पहले इंटेंसिटी आई नॉट था, तो यहाँ भी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 ही होगा। ठीक, सर ये राइट सर्कुलर है या लेफ्ट सर्कुलर है, किसको पता चले? ये तो आपको थोड़ा ना डिटेल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ अच्छा यहाँ मैंने अभी इक्वेशन नहीं लिखा है। अगर सपोज कीजिए आपको राइट या लेफ्ट पूछे तब तो इक्वेशन लिख के पता करना पड़ेगा। इसका एक्सक्लूसिव आंसर नहीं हो सकता जब तक क्वेश्चन में खुद से उसने इक्वेशन नहीं दे दिया हो। क्योंकि अब आप मान लीजिए या तो इक्वेशन केजर माइनस ओमेगा टी वाला लिखें या ओमेगा टी माइनस केजर लिखें या आप एक्सपोनेंशियल वाला लिखें, तो इसका ये राइट होगा या लेफ्ट होगा वो डिपेंड करता है कि एक तो ये प्लेट कैसा है, ये उसे बताना पड़ेगा, कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है। दूसरा है कि ये लाइट जो आ रहा था उसका इक्वेशन कैसा है, उस पे पता होगा। राइट, सो आप इसे चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हम ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं कि इंसिडेंट इक्वेशन ऐसा था। लेट आपने ऐसा कहा कि Ex की वैल्यू थी यानी E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, और था क्या, वो दोनों लीनियर था। सो ये ऐसा y is equal to E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। इमर्जेंट में मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट, या अगर आपको √2 चाहिए तो √2 में लिख देता हूँ। अगर वहां से प्लस पाई, ऐसा लिखा जा सकता है इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट का, लिखा जा सकता है ना? यस सर। ठीक, अब इस इक्वेशन को मुझे देख के बताइए लेफ्ट है या राइट है, कैसा सर्कल? इस इक्वेशन को देख के मुझे बताइए आपका ये राइट है या लेफ्ट है? लेफ्ट सर। डेल्टा यानी किसका फेज ज्यादा है, डेल्टा एक्स का या डेल्टा वाई का? वाई वाले। डेल्टा वाई का। सो यहाँ पे डेल्टा वाई का ज्यादा है। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? पाई से कम ही है ना? पाई से कम है। Yes, और ये यानी ओरिजिनल फॉर्मेट है, केजर माइनस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या होगा? ये वेव किधर जाना चाहेगा? वाई की तरफ जाएगा, तो फिर क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? LCP। अच्छा LCP। लेकिन अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखता फॉर ए व्हाइल ओमेगा टी माइनस केजेड लिखता, तो आपको लग रहा है ना कि मैं फिर इसका एल यानी RCP लिखता। RCP मिल जाता। तो वो आपको जब तक इक्वेशन में क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दे दे कि इंसिडेंट का क्या इक्वेशन था, तब तक आप एक्सक्लूसिव नहीं बता सकते कि राइट होगा या लेफ्ट। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, तब पूछ सकता है जब इक्वेशन आपको दे दे तो। वैसे एक बार गेट में ऑलरेडी उसने इक्वेशन दे रखा था, तब उसने, हालांकि उसने पूछा नहीं कि लेफ्ट होगा या राइट होगा, और उसने इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा था। तो इक्वेशन दे दे तब तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या होगा सर। बट यहाँ पे इक्वेशन दी है ना सर। हाँ, हालांकि एक और फर्क पड़ता है। जैसे अगर सपोज कीजिए कैल्साइट होता तो प्लस लिखते हैं, अगर क्वार्ट्ज होता तो फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता? माइनस। और फिर आपको लग रहा है कि ये चीजें चेंज हो जाती? यस सर। ना, तो प्लेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लेट था, क्वार्ट्ज था या कैल्साइट था, नेगेटिव क्रिस्टल था या पॉजिटिव क्रिस्टल था। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तब जाके आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा वो। इसलिए वो कम चांसेस होता है। जब तक कोई पूरा मेहनत ना करे, खुद से वर्कआउट ना कर ले, तब तक फ्रेम करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यस। ये क्वेश्चन इमर्जेंट वेव से इक्वेशन से निकालना है कि इंसिडेंट वेव इक्वेशन से? आपको क्या लग रहा है? अभी हमने क्या लिखा है?
क्या हुआ है कि इक्वेशन ऑफ इमरजेंट वेव, अब आप बोल रहे थे इंसिडेंट वेव, इस वजह से हमको कंफ्यूजन हुआ। अच्छा ये अभी इमरजेंट ही है। हमने क्या किया, E0 बाई रूट 2, आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा, इसका लिखा है क्या, थर्ड का शायद नहीं लिखा है। ये देखिए, अगर हम 545 पुट कर दें तो यहाँ शायद मैंने डायग्राम में कुछ ड्रॉ किया था, 45 पुट कर दें तो x के तरफ एम्पलीट्यूड कितना आया, E0 बाई 2, y के तरफ कितना, E0 बाई रूट 2, तो लिखा जा सकता है ना। और ये फेज पाई बाई 2 है, तो या मैं आपको लिख देता हूँ कि कैसे आया। इक्वेशन ऑफ इमरजेंट वेव क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, अभी जो मैंने रेडीमेड फॉर्मूला लिखवाया था, हम ऐसा लिखते हैं EX E0 cos phi, और फिर यहाँ से sin kz minus tan kz minus sin kz माइनस ओमेगा टी। अभी आपका फाई कितना है, 45, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, E0 बाई रूट 2 और फिर ये sin kz माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली आप जब आप y की वैल्यू लिखेंगे तो भी ये ऐसा हो जाएगा ना, E0 बाई रूट 2 sin kz माइनस ओमेगा टी प्लस, ये प्लस में क्या क्यों लिख रहा हूँ, कौन सा प्लेट है ये, पॉजिटिव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट है, तो पाई बाई 2, राइट, ऐसा। ओके, सो ये पार्ट हो गया। जब ये 45 पे होगा तो क्या बना बच्चा लोग, सर्कुलर डिपोलराइजेशन। यहाँ आंसर भी लिख लीजिए कि ये LP बना है, ये भी LP बना है, और ये जो होगा वो CP बना। हम RP और यानी RCP LCP एक्सक्लूसिवली लिख सकते हैं, अभी सिर्फ आप CP लिख लीजिए। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि फाई क्या होगा, हालांकि इसका हम बाद में एक बार टेबल लिख लेंगे, अभी बस आंसर लिख लीजिए यहाँ पे। 35 पे कितना होगा, 135 पे सर्कुलर डिपोलराइजेशन, सर्कुलर होगा, ठीक। लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे पहला वाला ही इक्वेशन लेकर के, तो पहले अगर RCP आया था तो अब की बार LCP आ जाएगा। यस सर। ना सॉल्व करेंगे तो पहले का जो आंसर था 45 पे अगर RCP होता है तो 35 पे 135 पे LCP होगा, या इस पे LCP होगा तो ये RCP होगा, ये डिफरेंस है, ठीक। क्योंकि वो एक जो पार्ट होगा नेगेटिव हो जाएगा। 60 पे मुझे बताइए कि क्या होगा, elliptical polar 60 पे LP होगा। सो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ केस, एंड फेज इक्वल टू फाई इक्वल टू 65 है क्या, फाई का फिजिक्स क्या है, मतलब ये क्या चीज है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, EX और EY के बीच का एंगल ना, ऑप्टिकल एक्सिस एंड इमरजेंट वेव। इंसिडेंट पोलराइजेशन कहाँ से, ऑप्टिकल एंगल हमने कहाँ से मेजर किया, एक्सिस से ऑप्टिकल पोलराइजेशन, एक्स मत बोलिए, क्या कहेंगे इसे, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस कुछ और होता तो कुछ और हम कहते, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। अब यानी फिर क्या, मैंने कहा कि इस चैप्टर में कुछ भी आंसर देना हो वही दो इक्वेशन आपका हमेशा काम आएगा, राइट। या तो इसका फिजिक्स समझ लीजिए, या अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो दो इक्वेशन लिखिए, वहां से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ इमरजेंट वेव, तो आप ऐसा लिखेंगे, EX की वैल्यू कितना, cos 60 के कितना होता है, E0 बाई 2 फिर sin kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, y कितना होगा, तो E0 बाई रूट 2 ई होगा ना y, और फिर यहाँ पे sin kz माइनस ओमेगा टी। क्वार्टर वेव प्लेट है इसलिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, हाफ वेव प्लेट रहता तो क्या पुट करते, फुल वेव प्लेट रहता तो 2 पाई, कोई और वेव प्लेट रहता जिसका मान ले फेज डिफरेंस पाई बाई 3 क्रिएट हो रहा तो फिर पाई बाई 3, कितना दिया रहेगा वेव प्लेट से फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ये वाला पार्ट वहां पे ऐड करते हैं, ठीक। सही है। अब मुझे बताइए कि ऐसे सिचुएशन में एम्पलीट्यूड यहाँ पे इक्वल है सर पाई बाई 2, सर पाई बाई 2 EX में नहीं लिख सकते हैं, लिख एक्स कंपोनेंट है सर। क्या था ना कि देखिए पीछे मैंने आपको कहा था कि फेस दोनों में लिखना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों में। बाद में मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नाउ ऑनवर्ड मॉडिफाइड इक्वेशन लिखेंगे जिसमें किसी एक में ही फेज लिखेंगे फाइनल। तो हमने उस दिन कह दिया था कि ठीक है नाउ ऑनवर्ड सिर्फ वाई में लिखेंगे, आप चाहे तो यस सर किसी एक में लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ किसी एक में लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक।
बट बार बार Yes, चीजों को sir. चेंज करना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए बेटर है कि भाई किसी एक पे आप स्टिक रहिए, या तो एक्स में या वाई में। ओके, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना, फेज 5/2 है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, और एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, इसका मतलब क्या बनेगा ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ऐसा कैसा वाला इलिप्टिकल बनेगा ये, तो एलईपी कैसा मेजर एक्सिस किधर होगा अभी, सर वाई तो वाई एक्सिस ना, तो ऐसा एक ऐसा वाला भी इलिप्टिकल बनता है ना, ऐसा वाला। Yes, sir. यस कोई चांसेस है कि इसमें ऐसा वाला हाफ क्वार्टर वेव प्लेट में No, कोई sir. चांस है कि ऐसा वाला होगा? नो नो सर हाँ, sir. क्योंकि उसके लिए फेज डिफरेंस किसके बीच होना चाहिए, 0 N 0 और pi पाई or 2 पाई के बीच, 0 और पाई/2 के बीच ना, तो क्वार्टर वेव प्लेट तो पाई/2 क्रिएट करेगा, तो ऐसा इंक्लाइंड सर्कल नहीं आएगा उसमें, या इलिप्टिकल नहीं आएगा, ऐसा ही बनाएगा वो। या फिर ये मेजर एक्सिस चेंज हो सकता है, या तो एक्स का ज्यादा या वाई का ज्यादा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना क्या एंगल है, उस पे डिपेंड करेगा वो। आई होप क्वार्टर वेव प्लेट क्लियर हो गया। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है सर एंगल ऑफ सर, क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ सर इमर्जेंट उसका नहीं। हाँ हाँ, वो पहले वहाँ बहुत देर से रह रहा है, ये आपने अच्छा याद दिलाया। यहाँ पे देखिए कि जब कभी आपको सर्कुलर कहा जाए, राइट, तो फाई तो इसका पता था कि कितने पे फाई था, ये सर्कुलर के लिए फाई कितना था, फाई कितनी थी सर्कुलर, 45 ना। तो इसे सिंबॉलिक में यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है, यानी अगर सपोज कीजिए ये कोई ऑप्टिकल एक्सिस है, पहले लीनियरली पोलराइज्ड लाइट फॉल हो रहा था एलपी, और फाई की वैल्यू थी 45, निकला क्या यहाँ से सर्कुलर ना, और फाई डैश की वैल्यू क्या होगी फिर अब इसमें, सर ये तो सर चेंज होगा वेरी सर, करेंगे। वेरी करेक्ट, हम ये लिखेंगे इसे, ठीक। ओके सर। जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा तो वैल्यू होगा क्या कि फाई डैश की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच वेरी करेगी। क्लियर हो गया ये? सर एक बार फाई और फाई डैश क्लियर कर दीजिए। फाई है इंसिडेंट पोलराइजेशन, इंसिडेंट पोलराइजेशन, और फाई डैश इमर्जेंट पोलराइजेशन। तो ये इमर्जेंट पोलराइजेशन सीपी है, ये यहाँ पे एलपी था, ये सीपी है, बट सीपी का अगर मैं ई पोलराइजेशन इक्वल टू क्या हम कहते हैं, किधर मानते हैं पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर ना। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर कहाँ कहाँ से मूव करेगा, 0 से लेकर 2 पाई ना, तो इमर्जेंट पोलराइजेशन जो होगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच वेरी करेगा वो, जब कभी उसका हमें आंसर बताना हो तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच वो वेरी करता है। यहाँ तक हो गया क्लियर? यस इलिप्टिकल में मुझे बताइए क्या इसका फाइडस 0 to 2 ये 0 से 2 पाई ना, क्योंकि यहाँ भी आपको लग रहा है ना इलिप्टिकल में रोटेट करेगा। यस सर। तो जब कभी सर्कल हो ऐसा हो तो वो 0 से लेके 2 पाई तक, यानी क्वार्टर वेव प्लेट के पास बाहर जब निकलेगा तो ये यानी इलिप्टिकल मतलब क्या, और अगर इलिप्टिकल का कभी फाइडस काम यूज करना हो आपको तो इसे 0 से लेकर 2 पाई हम यूज करेंगे। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा कि इमर्जेंट जो सर्कल है उसकी क्या डायरेक्शन हो गया। ये वाला पार्ट हो गया है। क्वार्टर वेव प्लेट पे लीनियर लाइट होगा तो क्या क्या सब बन सकता है, एक बार मुझे समरी कीजिए। क्वार्टर वेव प्लेट पे लीनियर लाइट फॉल करेगा तो क्या क्या सब बनेगा। सर अगर कोई एंगल बना रहा होगा ऑप्टिकल एक्सिस से तो सर्कुलर या एलिप्टिकल बनेगा, और अगर और परपेंडिकुलर या पैरेलल होगा तो वैसे ही निकल जाएगा। हाँ हम ऐसा कहेंगे 090 पे फॉल करे तो एज इट इज निकलेगा, लीनियर निकलेगा। यस सर। 090 पे फॉल हो तो लीनियर निकलेगा और एज इट इज निकलेगा, कोई भी यानी ऑप्टिकल एक्सिस में चेंज नहीं होंगे। 45 पे फॉल होगा तो सर्कुलर बनेगा ना, और सर्कुलर कैसा रोटेट करता जाएगा।
और अगर वो 135 पे फॉल हो सर्कुलर सर्कुलर हाँ डायरेक्शन रिवर्स होगा ना। और अगर वो अब 0 से लेके π/2 के बीच, या अब हम क्या कहें, ठीक है, यानी 0 छोड़ दीजिए, π/2 छोड़ दीजिए। जैसे अगर मैंने इलिप्टिकल के केस में कहा ये 60 डिग्री, ये जो मैंने 60 डिग्री कहा, ये इलिप्टिकल अब हमेशा बनेगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या क्या नहीं ले सकते हैं इस वाले केसेस में। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ 0 π/2 क्या नहीं लीजिए, तो 0 मत लीजिए, 90 नहीं, 45, 135 नहीं, और कोई भी ले लीजिए तो हमेशा क्या बनेगा इस पे, हमेशा इलिप्टिकल। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि ये 4 चीज छोड़ दीजिए, 0, 90, 45, 135, क्योंकि 0, 90 पे लीनियर, 45, 135 पे सर्कुलर, और उसके बाद आप कोई भी एंगल ले लीजिए वो हमेशा इलिप्टिकल देगा आउटपुट। आई होप ये क्लियर है, याद रखने में इजी रहेगी आपको, बिना सॉल्व किए आप आंसर इसे अपना आप लिख लेंगे। यस ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, नहीं सर, नहीं तो सर्कुलर देगा फिर। 45 का मल्टी यानी 45 यानी π/4 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल आप कह सकते हैं। यस सर। ठीक, तो वो सर्कुलर देगा। या अगर कॉन्सेप्ट ये है कि एम्पलीट्यूड आपका इक्वल आ रहा है तो सर्कुलर होगा, एम्पलीट्यूड अनइक्वल आ रहा है तो इलिप्टिकल होगा, फाई के किसी भी वैल्यू के लिए। दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे क्वार्टर वेव प्लेट पे, लीनियर फॉल किया तो क्या बना बच्चा लोग, लीनियर अगर फॉल किया तो लीनियर सर्कुलर इलिप्टिकल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इफ ए circularly polarized light incident on the quarter wave plate find the nature of emergent light। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप एज्यूम कर लीजिए, या पहले तो आप सॉल्व कीजिए इसका नेक्स्ट पार्ट में। आगे से मैं आपसे ये पूछूंगा कि लीनियर पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन की तरह की फाई डैश क्या होगा, तो पहले ये मुझे बताइए, फिर हम सर लीनियर पोलराइज होगा। लीनियर पोलराइज्ड होगा, बताइए कैसे आपने सॉल्व किया। सर पहले से π/2 था, अब π/2 हो जाएगा, तो सर पाई हो जाएगा दोनों के बीच में। बहुत अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ना इसे जस्ट विजुअलाइज करके आप कह सकते हैं कि क्या होगा, ये एक्स ये वाई, अभी जो आपका लाइट था ये CP, और इसकी इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं I0। ये फॉल किस किस एंगल पे कर रहा है, यहाँ पे किस एंगल पे फॉल करेगा, 0 से 2 पाई के बीच ना, क्योंकि ये यहाँ पे रोटेटिंग फॉल करेगा। जब ये पोलराइजर पे फॉल करेगा तो क्या बन के निकलेगा, सॉरी पोलराइजर नहीं, क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, सो ये लीनियर क्यों बन के निकलेगा, क्योंकि अगर ये सर्कुलर है इसका मतलब क्या है, इसके बीच पहले से फेज डिफरेंस π/2 है ना, पहले से फेज डिफरेंस π/2। सर्कुलर है इसका मतलब यानी x और y में फेज π/2 है। क्वार्टर वेव प्लेट उसमें क्या करेगा, यानी फेज में π/2 जोड़ देगा, ऐड कर देगा, π/2 को ऐड कर देगा या सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर कैल्साइट है तो ऐड कर देगा, क्वार्ट्ज है तो क्या कर सकता है, वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है ना, तो ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देगा। अगर π/2 में π/2 ऐड करता हूं तो फिर कितना बनेगा, 5, और फिर क्या हो जाएगा ये लीनियर। π/2 में π/2 माइनस कर देता हूं तो फिर क्या बन जाएगा 0, और फिर क्या बन जाएगा लीनियर ना। तो दोनों केसेस में फाइनली क्या होगा, लीनियर ही बनेगा वो, क्योंकि ये पहले से π/2 था, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा
तो फिर फाइनल जो लाइट बनेगा वो लीनियर बनेगा। बट लीनियर में दो चांसेस हैं, या तो इधर वाला लीनियर बनेगा या इधर वाला लीनियर बनेगा, राइट। लीनियर की एंगल कितनी होगी आप बता सकते हैं क्या, कितना एंगल होगा एक्स एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस से, कितना एंगल वाइब्रेट, जैसे यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप बता सकते हैं? 0 से पाई के नहीं फाई 0 डैश या की वैल्यू, ये लीनियर यानी ये एलपी बन के निकला, 45 मुझे बताइए कि ये कितना होगा? 45 45 होगा या 135 होगा। अब एक्सक्लूसिव अगर आपको बताना हो कि 45 होगा या 135 होगा तो आपको इक्वेशन से डील करना पड़ेगा, इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा कि 45 है या 135 है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक बार इक्वेशन लेके करते हैं, तब यहाँ तक ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे लोग? यस ठीक, इक्वेशन से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट, और ये जरूरत कब पड़ेगी इक्वेशन की, जब वो एग्जैक्टली आपसे पूछ ले कि लीनियर का क्या होगा, यानी फाई कितना होगा, 45 होगा या 135 होगा या कुछ और होगा। तो इसको एग्जैक्ट बताने के लिए इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट पहले लिखिए, इमर्जेंट पहले तो यहाँ पे एक बार इंसिडेंट लिख लीजिए, फिर यानी इमर्जेंट का लिखिए इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट। और इंसिडेंट वेव का इक्वेशन कितना है, कितना? ई नॉट cos phi ई नॉट बाय 2। हाँ आगे बताइए, यहाँ आप गलती कर सकते हैं। ई नॉट sin k z माइनस नेगेटिव, ये बताइए ई नॉट बाय 2 कर दीजिए। इनसे पहले जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था आपका e नॉट cos phi, ये किसके लिए मैंने लिखा था? सर्कुलर के लिए इमर्जेंट का हो रहा था या लीनियर जब हो रहा था तब? लीनियर के लिए सर। लीनियर के लिए ना। तो ये अभी ये कहानी, अभी ये वाला आप उस पे नहीं लिख सकते क्योंकि वो जब लीनियरली लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पे फॉल कर रहा था तब हम लिख रहे थे। अब की बार कैसा लाइट फॉल कर रहा है? सर्कुलर। सर्कल। तो सर्कल का कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए वो फॉल करेगा। तो मान लीजिए सर्कल अगर कोई है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट साइन az माइनस ओमेगा टी, दैट ही एक्स कैप है। और y की अगर बात करते हैं तो ऐसा, यानी ई नॉट साइन az माइनस ओमेगा टी पाई बाय 2। इसे उल्टा भी हम लिख सकते थे ना, मैं पाई बाय 2 यहाँ भी लिख सकता था तो भी तो सर्कुलर ही होगा ना बच्चे लोग ना, ऐसा। और ये मुझे बताइए अगर मैंने ऐसा लिखा है तो कैसा सर्कल मैंने फॉल करवाया है? अगर एक्सक्लूसिवली आपसे पूछे कि आरएपी फॉल है या एलईपी फॉल है, अभी मैंने ये इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब कौन सा सर्कुलर फॉल है? एलसीपी ना। अगर आपको कहता कि आरईपी फॉल हो रहा है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा कि आरईपी फॉल हो रहा है, तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे? यहाँ में माइनस पाई बाय 2 लिखा जा सकता था, हाँ, या फिर आप यहाँ आगे पीछे, आप समझ रहे हैं कि जैसे अभी अगर आपको एक सिर्फ सर्कुलर कहे तब तो आप कुछ भी लिखिए सब कुछ चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि एलसीपी फॉल हो रहा था तब आपको लग रहा है कि ऐसा लिखना होता, और आरसीपी फॉल हो रहा है तब यहाँ पे आपको फिर चेंज करना पड़ जाएगा। ये चीज समझ में आएगी इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? यस सर। सिंगल सर्कल है तब तो कोई टेंशन नहीं है, पाई बाय 2 आप ऊपर लगाइए नीचे लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्कल में भी वो एक्सक्लूसिव कर दे कि एलसीपी हो रहा है या आरसीपी हो रहा है तो फिर इक्वेशन लिख के फिर वेरीफाई कर लीजिए कि सच में आपका इक्वेशन एलसीपी आरसीपी है या नहीं है। तो अभी अगर मान लीजिए वो कह देता कि एलसीपी है तो अभी ये ठीक है, आरसीपी कहता तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। ये पार्ट सबको समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट? यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट आपको लिखना होगा इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट, इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव। मुझे बताइए Ex की वैल्यू कितनी है? हम किस में चेंज करते हैं ट्रेडिशनली? लीनियर नहीं, किस में, x में या y में, ई रेज में या ओ रेज में? सर वाई में। y सर में। ई रेज में। तो ई रेज नहीं, ई रेज कहाँ चेंज करते हैं? ओ में चेंज करते हैं ना। वैसे ही मॉडिफाइड हमने किस में किया था, किस में डेल्टा को इनकॉर्पोरेट किया था, ई में या ओ में? ओ में। ओ में। वैसे ही आपकी मर्जी, आप ई में भी कर सकते हैं, बट अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ओ में हम हमेशा, यानी जब इमर्जेंट रेज होता है तो उसको ओ में सिर्फ हम यानी इनकॉर्पोरेट करते हैं जितना भी फेज चेंज होगा। तो ई एज इट इज निकल जाएगा। वैसे भी एज इट इज निकलने का एक और रीजन है कि मुझे बताइए वेव प्लेट में कोई इंटेंसिटी चेंज होता है क्या?
नो सर। इसलिए एम्पलीट्यूड में कोई चेंज होगा नहीं होगा ना, तो ये एज इट इज कर देगा। EY मुझे बताइए कितना, EY में अब थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा क्योंकि यानी इमरजेंट में आपको फेस इनकॉर्पोरेट करने होगा। तो पहले कितना था, तो पहले था kz माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यहाँ तक तो पहले था। अभी किससे पास हो रहा है, 2/8 हो जाएगा। किससे पास हो रहा है, क्वार्टर वेवलेट से। अब क्वार्टर में भी मुझे बताइए कैल्साइट से पास हो रहा है या क्वाड से पास हो रहा है, कोई भी एक मान लें। कैल्साइट से मान लेंगे। कैल्साइट से पास हो रहा होगा तो आप क्या लिखेंगे, प्लस पाई टू। क्वाड से पास हो रहा प्लस तो पाई बाय 2 इस माइनस समझ पाई में बाय आया कि अगर आपको कैसे कहे कि ऐसा LCP लाइट कैल्साइट यानी हाफ वेव प्लेट पे फॉल हो रहा है तो क्या होगा, या RCP लाइट क्वार्ट्ज पे फॉल हो रहा है तो क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ क्या क्या सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। कैसा लाइट है, RCP LCP, तो यहाँ ध्यान रखना होगा। कैल्साइट है या क्वार्ट्ज है, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है ये ना, तो ये पाई बाय 2। फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चे लोग, क्या हम लिख सकते हैं इसे, E0 sin kz minus omega t plus pi by 2। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, अब ये मुझे बताइए दोनों में फेज डिफरेंस कितना आया, पाई। फेज डिफरेंस पाई आया तो क्या बनेगा ये, लीनियर। अब इस लीनियर में आपसे पूछेगा किधर वाला लीनियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला या सेकंड क्वाड्रेंट वाला। वैसे आप आंसर बता सकते हैं किधर वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ना, या फिर आप इसको ऐसे tan थीटा से निकाल दीजिए। अभी जो आपका आया है यानी इसमें x तो आपका प्लस आया है, y आपका माइनस आया है। y माइनस आया ना बच्चे लोग, x आपका प्लस E0, y माइनस E0, तो जो रिजल्टेंट आया वो ऐसा आएगा। और फिर यहाँ से एंगल फाई डैश लिखेंगे। फाई डैश की वैल्यू कितनी, tan फाई डैश EY बाय EX, EY की वैल्यू कितनी, E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, यहाँ माइनस था, और x की वैल्यू कितनी, E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी, 135 -145 यानी कहेंगे या ऐसा कहेंगे 45 ही या 130 माइनस ये, तो आपका यानी ऐसा आंसर आ जाएगा कि जो लाइट होंगे वो इधर से मेजर करेंगे तो कितना होगा, फाई डैश की वैल्यू -45, यहाँ से मेजर करेंगे तो कितना 130। दोनों आंसर होगा। एक बार जैम में मिस्टेक हुआ था, उसने एक ही आंसर दिया था, फिर हमने उस पर क्लेम किया क्योंकि हमारे बच्चे ने यानी दोनों आंसर में टेक किए थे, राइट। तो फिर उन्होंने दोनों आंसर को यानी फाइनली मान लिया। तो -45 ही आंसर है, 135 है। आप या तो दोनों क्लिक कर सकते हैं। हुआ था उससे गलती क्या कि उसने क्वेश्चन सेट किया था यानी MCQ, और उसमें उसने एक ऑप्शन में ये दे रखा था और दूसरे ऑप्शन में ये दे रखा था। तो अब होगा क्या, आपका ये दोनों करेक्ट होगा ना, यस सर। हाँ दोनों करेक्ट होगा वो। तो यानी फिर उसने दोनों के आंसर दे दिए थे। तो ऐसा होगा, ये -45 भी करेक्ट है, 135 भी करेक्ट है, उसमें से आप जो भी लिखिए। वैसे बेटर रहता है कि आप प्लस वाला, अगर एक ही चूज करना है तो आप सिर्फ एक वाला आंसर चूज कीजिए, प्लस वाला 135 का। एंटी क्लॉकवाइज वाला कोशिश कीजिए, वो ज्यादा पिक करने का। ठीक है ये सर वो थोड़ा एक बार बता दीजिए पूरे में प्लस पाई बाय 2 क्या कर रहे हैं सर, ओरे में ही क्यों सर वो पाई बाय 2 ऐड किया, वो यानी हम बस प्रेफरेंस है हमें, यानी आप ई में भी कर सकते हैं, ई में भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। आप ओरे ईरे दोनों में से किसी में भी एक में कर सकते हैं। हमने चॉइस रखा है कि चलो हम ओरे में करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यानी पानी और जूस है, पहले कौन हम पीना चाहेंगे, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या कि हम पहले पानी पी ले या जूस पी ले हमारे सेहत पे। मान लो कि हाँ मेडिकली अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद कोई फर्क पड़ता हो, बात की बात हो, तो हम कुछ भी पहले कर लें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे या फिर ईटिंग में आप मान लीजिए पहले कुछ और खा लीजिए बाद में कुछ और खा लीजिए, अगर उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ भी ना हमने ईरेज में ऐड करें या ओरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमने ओरे में जब ऐड किया था तो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया था। वो क्लास आपने अटेंड किया था क्या जब मैंने मॉडिफाइड इक्वेशन लिखा था,
यस हाँ, उसमें हमने कह दिया था कि अगर आपका, जैसे अगर मैंने कहा ये कौन सा क्रिस्टल है, अगर डेली लेस देन डेलो है तो नेगेटिव क्रिस्टल है यस और नेगेटिव क्रिस्टल है, इसका मतलब फेज किसका ज्यादा होगा, ओ का फेज ज्यादा होगा। ओ का फेज ज्यादा होगा तो किसमें ऐड करना बेटर है, यानी ई रे में या ओ रे में? ई ई में। लेकिन अगर आप जबरदस्ती ई में ऐड करेंगे तो आपको वहां माइनस करना होगा यस ना, तो ई में ऐड करता तो मैं माइनस डेल्टा लिखता, ओ में ऐड करता तो प्लस। अब आपको माइनस किसको अच्छा लगता है, राइट, तो इसलिए हमने प्लस यानी प्लस वाला फॉलो किया। ठीक है बच्चा, आप माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसमें ई में माइनस करना पड़ेगा, सो दैट ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है कि ई ग्रेटर देन ओ है। तो स्लाइड बैक कर दीजिए। सर यहाँ एक्स पास एक्सिस है ना, एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग पास एक्सिस है, एक्स के तरफ नहीं, एक्स के तरफ पास है बाय डिफॉल्ट। अगर हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसका मतलब एक्स के तरफ है। वो फाइडेस जो लिख रहे हैं वो ऑप्टिक्स एक्सिस से लिख रहे हैं ना सर? क्या कह रहे हैं आप? वो जो फाइडेस लिख रहे हैं वो ऑप्टिक्स एक्सिस से ना रिलेट करके, मतलब वहां से ना मेजर कर रहे हैं। फाइव, हाँ फाइव। हाँ, बहुत अच्छा चीज आपने पॉइंट आउट किया। ये जो हम मेजर कर रहे हैं ना इमर्जेंट का, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस से ही मेजर करेंगे। ये बच्चे आप लोग याद रखिएगा, जो भी आंसर फाइव का रिपोर्ट होगा वाइब्रेशन का, वो कहाँ से हम रिपोर्ट करेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस से, हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस से रिपोर्ट करेंगे। तो ऑप्टिकल एक्सिस एक्स के तरफ था इसलिए मैं एक्स से मेजर कर रहा हूँ, वाई के तरफ रहता तो वाई से मैं मेजर करता। तो फाइव या फाइव एस जो भी होगा वो हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर होगा। पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाला क्या? तो इसमें इमर्जेंट रे में हमने cos फाई और sin फाई क्यों नहीं दिखा? ये इंसिडेंट रेस आपका क्या है, सर्कुलर है या इलिप्टिकल है या लीनियर है? सीपी है, सर्कुलर है सर। सर्कुलर है ना, लीनियर रहता है तब तो आप उसका डिवाइड करेंगे ना कि x को कितना हिस्सा मिला, y को मिला कितना हिस्सा मिला। सर्कुलर तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि सर्कुलर की इक्वेशन कैसी होगी, वो तो लीनियर के टर्म्स में हमने cos फाई sin फाई में स्प्लिट करवाया था ना। यस हाँ, अभी ये लीनियर नहीं है ना, ये सर्कुलर है ना, इसलिए आपने sin फाई cos फाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एग्जाम में सर ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, वो एंगल एक ही दे तो उसमें दोनों टिक करके लाएंगे सर एमसीक्यू में। हाँ, अगर दोनों हो तो दोनों नहीं होगा क्या, अगर एमसीक्यू उसने ऑलरेडी सेक्शन लिख रखा है तब तो एक ही टिक कीजिए। उसने दोनों को, जिसने यानी 45 क्लिक किया था उसको भी आंसर दिया था, जिसने 135 किया था उसको भी आंसर दिया था। अगर एमसीक्यू है तो एक ही बेस्ट ऑप्शन आप चूज कीजिए। और बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कभी कभी अगर मान लीजिए वो जिद्दी होता है, नहीं मानता है, तो मैंने एडवाइजेबल में आपको कहा कि प्लस वाला पार्ट को आप करेक्ट मान लीजिए, 135 ज्यादा करेक्ट है। ठीक, यस सर। हाँ, तो आई होप ये सर्कुलर क्या फॉल करेगा वो समझ में आ गया। यहाँ पे शायद इसका हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया कि सर्कुलर जब यानी ये सर्कुलर जब क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेगा तो लीनियर निकलेगा। आप इसे याद भी रख सकते हैं। या आप देखिए ऐसा उल्टा, अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर आप ना कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा करें, यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो ये जो लीनियर लाइट जाएगा आपको लग रहा है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगा लीनियर। यस सर। लीनियर अगर इस पे फॉल करेगा तो क्या बन के निकलेगा, सर्कुलर। सर्कुलर ना। तो फिर आप यानी उसको अब इसी के बेसिस पे अब आप आंसर और सारी चीज का दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 45 पे लीनियर फॉल किया है तो क्या बना है, सर्कल अगर फॉल करेगा तो क्या बनेगा, 45 पे लीनियर, 45 या 135 पे, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ठीक, यस। उसके बाद अगर 560 लीनियर पे, जैसे अगर 560 डिग्री लीनियर है और बना हमें इलिप्टिकल, इलिप्टिकल फॉल करवाऊंगा तो क्या बनेगा, लीनियर। अब लीनियर कितने पे होगा तो यानी वो फिर ना सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 60 ईपी अगर आप फॉल करवाएं तो क्या बनेगा, वो थोड़ा सा इक्वेशन देख के पता चलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ईपी फॉल करे तो क्या निकलेगा। ऑलमोस्ट हमने क्वार्टर वेव प्लेट पढ़ लिया, अब हाफ वेव प्लेट पे न्यूमेरिकल्स। हाफ वेव प्लेट में इतनी डिफरेंट वैरायटी नहीं है, हाफ वेव प्लेट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो जाएगा ऐसा ही निकलेगा। इसमें देखिए लीनियर गया तो सर्कुलर निकला, सर्कुलर गया तो यानी लीनियर निकला, चीजें चेंज हो जा रही है ना। जैसे लीनियर था तो सर्कुलर बना और फिर यानी अगर सर्कुलर होगा तो लीनियर बनेगा, इलिप्टिकल लीनियर गया तो इलिप्टिकल, इलिप्टिकल गया तो लीनियर, तो चीजें चेंज हो सकती है।
क्वार्टर वेव प्लेट ऐसा मैजिकल बॉक्स है कि गया कुछ और निकला कुछ। क्लियर है ये? हाफ वेव प्लेट एक ऐसा है कि जो जाएगा वही निकलेगा, बट थोड़ा उसे क्या करेगा, वो एंगल से रोटेट कर देगा। यानी जब हमें ऐसा चाहत है कि कोई आदमी जब आ रहा है तो उस आदमी को हम बदले नहीं, राइट। आपने कहीं सुना है ना, कुछ लोग जादू जानते हैं, आदमी को कबूतर या कुछ भी बना देते हैं, या कबूतर को आदमी बना सकते हैं। यस सर। वो हमारा अभी ना ये क्वार्टर वेव प्लेट है। हाफ वेव प्लेट क्या होता है कि हम जो है उसको एज इट इज रखना चाहते हैं। लिनियर है, लिनियर ही रहे, सर्कल है, सर्कुलर ही रहे, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है, बस उसे हम रोटेट करवा देते हैं। जैसे आरसीपी आया तो उसको फिर हम क्या कर देंगे, अगर हाफ वेव प्लेट यूज कर रहे हैं तो एलसीपी हो जाएगा। एलसीपी। लिनियर अगर 45 पे आ रहा है तो वो वहां से निकलेगा तो कितने पे मूव कर जाएगा, -45 पे, राइट। हाँ, तो जब कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो क्वार्टर वेव प्लेट्स आता है, न्यूमेरिकल आता है तो हाफ वेव प्लेट्स आता है, क्योंकि वहां पे वो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है कि कितने से रोटेट होगा वो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम हाफ वेव प्लेट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बेसिस पे यानी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। तो प्रीवियस ईयर अभी आप जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट में आपकी कहाँ लैगिंग थी, इसलिए उसे जरूर एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों लोग? यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।